जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका टैक्सेशन की दुनिया में आपके फेवरेट चैनल CSO वाला पर। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट 2 चल रहा है दोस्तों, जहां हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 32 और 33 की बातें करी थी, यानी 28 से 33 सब पढ़ चुके हैं सर। डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, और आज से हम बात करने वाले सेक्शन 35 दैट इज साइंटिफिक रिसर्च की। सबसे पहले रिकैप हमें करना पड़ेगा प्रीवियस टॉपिक्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। जहां पर हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डेप्रीशिएशन नाम की चीज हमें सेक्शन 32 प्रोवाइड करता है, और कुछ एक केसेस में वो हमें एडिशनल डेप्रीशिएशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमने सीखा था टी कॉफी रबर का बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको किस तरह इनकम शो करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ब्लॉक ऑफ एसेट जैसी चीज हमें डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन से ही सीखने को मिल गई थी। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल्डिंग पर, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पर मैं किस तरह सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, ये डिटेल थी सेक्शन 30 में। सेक्शन 38(2) जो कि छोटा सा सेक्शन था बट बहुत बड़ी बात बोल जाता था कि सर पर्सनल अगर आप यूज करोगे किसी एसेट का, यानी एक बिल्डिंग है जिसमें आपके बच्चे भी रह रहे हैं और आप अपना काम भी कर रहे हैं, वहां पर प्रोफेशन भी चला रहे हैं, तो रेंट सिर्फ उतना अलाउ होगा आपको, या डेप्रिसिएशन सिर्फ उतना अलाउ होगा, या इंश्योरेंस प्रीमियम उस बिल्डिंग का उतना अलाउ होगा जितने एरिया में आप प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हैं। वो बच्चों वाला केस आपके अलाउ नहीं होगा। आफ्टर दैट हमने दोस्त सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट को सीख लिया था। तमाम तरीके की एक्सप्लेनेशन थी कि सर हम बिल्डिंग को पहले यूज कर रहे थे पर्सनल के लिए, अब हम उसको बिजनेस में ले आए तो क्या होगा। अगर कोई एसेट लेस देन 180 डेज यूज करिए तो उसका डेप्रेशन आधा हो जाएगा। डिफरेंट रेट्स देखी थी हमने डेप्रेशन की। सब पुराना प्रीवियस टॉपिक था जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस उस पर भी आते हैं और जो आज पढ़ा रहा हूं इस पर भी आते हैं। आज हम लोग करने वाले दोस्त सेक्शन 35 से 44 तक, जबकि पीजीबीपी 43 तक है, बट 44 सेक्शन में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के किन किन लोगों को अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कौन टैक्स अपना प्रिजम्पटिव बेसिस पर एक अमाउंट के रूप में ग्रॉस रिसीप्ट पर मल्टीप्लाई कर इनकम कैलकुलेट कर भेज सकते हैं, ये सारी बातें। अब बात समझना है यहां पर, सेक्शन 35 जो है वो बोलता है साइंटिफिक रिसर्च, डिफरेंट टाइप से साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद आएगा सेक्शन 36 एंड 37, दोनों सेम से सेक्शन है। एक्सपेंसेस अलाउड की बात करेंगे यहां पर, एक्सपेंसेस अलाउड, डिसअलाउड नहीं करते, और जनरल एंड स्पेसिफिक। 35 में आपका बेटा 35 AD इंपॉर्टेंट सेक्शन है थ्योरी पर्पज से, साइंटिफिक स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। देन सेक्शन नंबर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का 33 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ बेसिस पर। 36 37 एक्सपेंसेस अलाउड, जनरल एंड स्पेसिफिक का मतलब है कुछ खर्चे जो आपके बिजनेस में, सभी बिजनेस में होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस टाइप के, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टाइप के, अलग से नहीं लिखा गया, बट 37 में जनरली उसको क्लेम कर सकते हो अगर कुछ डिसअलावेंस नहीं हुई तो। आफ्टर दैट सेक्शन 40 बोलता है कि एक्सपेंसेस अलाउड या डिसअलाउड डिपेंड करता है, उसे हम बताएंगे आपको। सेक्शन 40। देन सेक्शन 41 में बैलेंसिंग चार्ज जो आपने टर्मिनल डेप्रिसिएशन के संग पढ़ा हुआ है। 43B इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक्सपेंसेस तभी अलाउड होंगे जब उनका पेमेंट हो जाएगा। और आपके इसी के संग 43 की कहानी खत्म करके लास्ट में हम करेंगे 44 सेक्शन या प्रिजम्पटिव टैक्स। तो ये सारा मटेरियल हम 2 घंटे लग जाए, 3 लग जाए, 3.5 लग जाए, बट हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद आप डीपीपी के क्वेश्चंस, MCQ और आपके जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं, सेम हेड बेटा आपका CS प्रोफेशनल में भी है, पीजीबीपी का जैसे कैपिटल गेन का है, तो आपको सेम चीज वहां भी पढ़ने को मिलती है। तो डिटेल में तो हम वहीं पढ़ेंगे चीजों को जो जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, आज तक आए हुए हैं या आने वाले हो, सभी चीजें मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं। सबसे पहली बात करूंगा सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च की। तो एक सिंगल चार्ट के जरिए हम पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली हमसे ये क्या कहता है।
तो साइंटिफिक रिसर्च में दोस्त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी आप अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हो अपने बिजनेस में, आपकी दवाई बनाने की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपकी कोई वैक्सीन बनाने की कंपनी है, यानी आप फार्मा इंडस्ट्री में जनरली साइंटिफिक रिसर्च वही होती है। बाकी चीज़ों में भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, ऐसी बात नहीं, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी होती है। तो आप दो टाइप के एक्सपेंसेस करते हो, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू का अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाई, बोला बिजनेस रिलेटेड है, फुल्ली अलाउड है। मतलब आप कोई खर्चा कर रहे हो जो पर मंथ हो रहा है, 2-3 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा जनरली नहीं मिलता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। 11-12 की डेफिनेशन में कॉमर्स में अकाउंट्स की लैंग्वेज में पढ़ रखा है हमने। दूसरा, आपके अगर बिजनेस के बाद के खर्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बिजनेस से पहले के खर्चे हैं, बिजनेस से पहले खर्चे हैं, तो सैलरी इनकर्ड ड्यूरिंग 3 इयर्स, ये बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है। ओके, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के बाद के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे अलाउ है। एक मिनट, गलती हो रही है मुझसे। बट अगर आप बिजनेस शुरू होने से पहले से साइंटिफिक रिसर्च करते हो, सर शुरू होने से पहले कैसे शुरू कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, मतलब हमारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो आज तक दुनिया में नहीं बना हुआ, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी बन चुकी है बट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा, प्रोडक्ट पर रिसर्च चल रही है, उस केस में आप सैलरी को ले सकते हो इनकर्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग 3 इयर्स, 3 साल पहले वाली आप सैलरी को इनकर्ड यहां पर कर सकते हो, जो भी आपने खर्चा किया है सैलरी को लेकर। आई होप मेरी ये बात यहां तक समझ में आपके आ रही होगी। अभी डिटेल में इसकी बात करेंगे क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च पर थ्योरी क्वेश्चन भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है। तो आप यहां पर 3 साल पुरानी सैलरी को इनकर कर सकते हो। मटेरियल भी होना चाहिए, शायद वहां पर दिया होगा। बट अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जमीन को छोड़कर, यानी सेम चीज है, यानी आप बिजनेस शुरू होने वाला है आपका, मानो कोई मेरा बिजनेस है जो 1 अगस्त 2022 को ऑपरेट हो रहा है, तो आप इससे पहले सालों के 3 सालों के खर्चे रेवेन्यू के केस में कौन से अलाउड है? सैलरी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, और कैपिटल के केस में कौन से रिक्वायर्ड है? अदर देन जमीन। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है, सर हमने कहीं पढ़ रखा है लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो बेटा आपने पढ़ा हुआ है 35 AD वाले बिजनेस में, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च को पूरा दिमाग में रख लो, जमीन के खर्चे पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। रीजन क्या है इसका? सर रीजन सिंपल सा है कि भाई जो भी बिजनेस करो आप, तो जमीन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी आपको। क्या बिना जमीन के आप बिजनेस हवा में रहकर बिजनेस कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप अगर कोई ऑफिस खोलने वाले हो, सर अगर किराए पर लिया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा बोल रहा है? जमीन को छोड़कर आप सारे खर्चे कर सकते हो। यहां पर आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो अदर देन लैंड अगेन इनकर्ड ड्यूरिंग 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक आफ्टर कमेंसमेंट और एक बिफोर कमेंसमेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ चीजें इधर से उधर हो गई हैं। अदर देन लैंड इनकर्ड ड्यूरिंग 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सारे खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे अदर देन लैंड। सेम कॉन्सेप्ट बोला है, यानी आफ्टर कमेंसमेंट भी और बिफोर कमेंसमेंट भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी और मटेरियल का आपको खर्चा अलाउ होगा। नेक्स्ट, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इनकर्ड बाय सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज है जो अपने आप ही रिसर्च करती हैं और खर्चा करती हैं, उस केस में क्या होने वाला है? ऐसे केस में आप बात समझना, कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन 11th शेड्यूल। याद नहीं रखना आपको कुछ भी, 11th शेड्यूल में क्या, उनको छोड़कर हमें सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये आएगा। अगर कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, ऐसी कंपनी, जनरली ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पर पूछा जाता है, डिटेल क्वेश्चन पर जनरल चांसेस कम होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे में इंडिविजुअल और एचयूएफ को लेकर टैक्स वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा है। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीवाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज का केस हमारा पूरा प्रोफेशनल में है। बट जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी चीज अलाउ होगी और कौन सी नहीं होगी। द एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। क्या हटा दो यहाँ से, लैंड और बिल्डिंग। सर इसमें और उसमें फर्क क्या बेटा? वो साइंटिफिक रिसर्च है, ये कंपनीज के केस में। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी शैल बी अप्रूव्ड बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, वो जनरली अप्रूव होगा ही। द असेसी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर कोऑपरेशन इन सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी
सारी बेसिक कंडीशन भैया ये जनरली सेटिस्फाइड होती है इनकम टैक्स क्लेम लेने के लिए, ठीक है, बिना इसके आप क्लेम नहीं ले सकते। 100% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम ऑन हाउस रिसर्च फैसिलिटी शैल बी अलाउड, 100% ऑन एन इनकम एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया। इफ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन डिडक्शन में बी क्लेम्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(1) और सेक्शन 35(2). इनके अलावा जो है when deduction is allowed in any previous in respect of any expenditure, any capital expenditure under this section, then no deduction of under section 32। मतलब अगर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बिल्डिंग को आपको पूरा, वैसे तो यहाँ पर है नहीं, बट मशीनरी को, प्लांट को, फर्नीचर को, किसी भी चीज को आपको यहाँ यूज कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आप उसको 100% क्लेम मिल रहे हो, तो डेप्रिसिएशन दोबारा उस पर 10%, 15%, 25% के हिसाब से कभी नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत बात। रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, अब हम रिसर्च नहीं करना चाह रहे, हम किसी से कराना चाह रहे हैं। डिडक्शन एट द रेट 100%, यहां भी डिडक्शन कितनी है बेटा, पूरी की पूरी 100%, पूरी की पूरी कितनी है, 100%। डिडक्शन एट द रेट 100% शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च थ्रू फॉलोइंग आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। एनी पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्पेसिफाइड पर्सन, सेक्शन 35(2)(a). ये क्या बोलता है कि आप अपना रिसर्च किसी और से करा रहे हो, भैया हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास जगह नहीं, हम अपना रिसर्च हम डोनेशन दे दे रहे हैं किसी को। साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकिंग अंडर प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, मतलब अप्रूव होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, भले ही हमारे बिजनेस से रिलेट करती हो या नहीं करती हो। मतलब हमारा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, पर हम साइंटिफिक रिसर्च में पैसा दे रहे हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़े, कुछ इस सोच के साथ हमारा देश आगे बढ़े। तो ऐसे केस में आप जो भी पैसा दान करोगे उसका 100% डिडक्शन आपको अपने बिजनेस में मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस रिलेट करता है या नहीं करता है। एनी पेमेंट मेड टू नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एसोसिएशन और टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, सिंपल सी बात समझ लो। यहां पर जनरली कौन सी चीजें होती हैं मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें आपको बेटा डिडक्शन वाले चैप्टर में फिर दोबारा मिल जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। एनी पेमेंट मेड टू नोटिफाइड बाय द सेंटर, सेम चीज लिखी होगी, बस सेक्शन अलग होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर 35(2)(a) है, यहाँ पर 35(1)(3) है, या सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए करा रहा है, फिर भी बिजनेस से रिलेट करती है या नहीं। ये सब काम हम धर्म करम, जरूरी धर्म करम मंदिर में ही हो, हमारे देश का धर्म कर्म ये भी है कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च में पैसा 100% डिडक्शन मिलती है। बहुत पहले इस पर 150, 175, 200, 125 मिलती थी बहुत पहले, तो हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब 100 रुपये देते थे लोग, 200 का डिडक्शन लेते, 100 देते थे 150 का डिडक्शन, 100 देते थे 175 का डिडक्शन। अब 100% डिडक्शन मिलती है बेटा। आप अगर किसी और से साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करा रहे हो, तो आपको 100% डिडक्शन अलाउ होती। एनी पेमेंट टू एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, एनी पेमेंट टू एन अप्रूव्ड, दोनों थोड़ी सी कहानी बदल गई बेटा। यहां पर बात चल रही थी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस की, यहां पर इंडियन कंपनी आ गई जिसका ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। साइंटिफिक रिसर्च फिर भी बिजनेस से कनेक्ट है या नहीं है, मतलब इस चीज को और ले लिया उन्होंने कहा भाई लोग कंपनीज को डिडक्शन, कंपनीज को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देने चाह रहे हैं जो कंपनीज इसी काम में, जो कंपनीज इसी काम में अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, अपने देश वाली, विदेशी नहीं, विदेशी से हम बहुत परेशान है, ठीक है, अपने देश वाली इंडियन कंपनी को अगर आप पैसा देते हो कि जा सिमरन जा इंडियन कंपनी जा रिसर्च कर ले हमारे नाम से, भले ही हमारे बिजनेस से कनेक्ट है या नहीं, तो हम जो तुझे दान देंगे वो अपना क्लेम लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जी सर। नेशनल लेबोरेटरी मींस में साइंटिफिक लेबोरेटरी जरूरत नहीं है पढ़ने की, बात क्योंकि नोट्स में था तो मैंने लिखवा दिया कि भैया ऐसा ना लगे बच्चों किस बारे में बात कर रहे हैं। अपने देश की लेबोरेटरी साइंटिफिक वर्क कर रही है, ठीक है, और कुछ नई रिसर्च कर रही है। इट कैन बी साइंटिफिक, इट कैन बी सोशल साइंस, इट कैन बी स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इट कैन बी इंडियन कंपनी फॉर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च। हम अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं, भले हमारे बिजनेस से वो साइंटिफिक रिसर्च कनेक्ट है या नहीं है। डिडक्शन किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। हम कौन है? जो भी अब एसएससी है। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। दिक्कत क्या है कि आप जिन एसेट्स को यूज कर रहे थे, पहली बात, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका क्लेम कर लिया 100%, अदर देन लैंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अदर देन लैंड, बिल्कुल सर। अगर आप उन एसेट्स को अब बेचने जा रहे हो तो क्या घटना घट सकती है? देखो दो केस हो सकते हैं, या तो मैंने साइंटिफिक के लिए यूज करी पूरा 100% क्लेम ले लिया और बेच दी, तो मुझे बताओ जो पैसा सेल कंसिडरेशन से मिल रहा है वो प्रॉफिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो बात की बात है पीजीवीपी कैपिटल गेन सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुझे वो पीजीवीपी वो प्रॉफिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई मैं इस पेन को लाया मानो 2000 रुपए का मार्केट से, और कैपिटल रेवेन्यू का कोई चक्कर नहीं था, मानो उस 2000 को मैंने खर्चों में डाल दिया स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, बट 10, 12, 15 दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेन को मैं बेच दूंगा तो 1500 का बिकेगा। तो मैंने खर्चों में डाल के प्रॉफिट को कम किया, अब 1500 रुपए जो आ रहे हैं मेरे पास,
वो मेरा प्रॉफिट है या नहीं है? जी सर। तो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम करने की 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर को 100% डिडक्शन दी क्यों है? बेटा लोगों को दाना डालने के लिए, मछली को दाना डालने के लिए। साइंटिफिक रिसर्च अपने देश में ना के बराबर होती थी इस सेक्शन के जरिए, क्योंकि 175% का क्लेम मिलता था। आप 100 खर्च करो 175 का क्लेम मिलेगा। इस बेसिस पर लोगों ने ज्यादा यहाँ पर डोनेशन देना शुरू कर दिया, ज्यादा इन हाउस रिसर्च करने लगे, ज्यादा आप साइंटिफिक रिसर्च के पीछे पागल होने लगे। और देख लो आज इंडिया बढ़ा है क्योंकि इंडिया पढ़ा है, साइंटिफिक रिसर्च करा है, साइंटिस्टों की वैल्यू बहुत बढ़ गई, जो कि कई बार विदेश भाग जाते थे वो लोग। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि आप या तो इस पेन को बाहर वाले को बेच दो, पूरा 100% डिडक्शन अपने आप, तो क्लेम में पूरी पीजीवीपी की पूरी इनकम आ जाएगी। पीजीवीपी में आएगी या सीजी में, देखते हैं। चलिए सर, अब कहानी देखो क्या बता रहा है। मतलब विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, यानी इस पेन को मैं किसी और बिजनेस में नहीं ले आ रहा हूं, मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा था, पूरा 100% क्लेम ले लिया। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने, हाँ ऐसा मान रहा हूं मैं इसको। सेल कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम in the year of sale. The excess of sale consideration over original cost, index cost of action is taxable as capital gain under section 45. This is applicable even if the business is not in existence. मतलब अभी पिछले ही लेक्चर में हमने 2 दिन पहले ही बात करी थी टर्मिनल डेप्रिसिएशन जैसी चीज की। किसकी? टर्मिनल डेप्रिसिएशन जैसी चीज की। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या बोलता था हमारा? यानी ये बोलता था आप कोई एसेट लाए 100 रुपए की, आपने उस पर 30 रुपए तक का डेप ले लिया हर साल, उसकी आज वैल्यू रहेगी 70 रुपए। अब 70 रुपए के केस में 3 चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसे 80 की बेच सकते हो, या आप उसे 50 की बेच सकते हो, या उसे 120 की बेच सकते हो। याद है या नहीं? जी सर। अगर आपने उसे 80 की बेचा है तो 10 रुपए आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएंगे। नाम बताओगे, टर्मिनल डेप या बैलेंसिंग चार्ज? सर बैलेंसिंग चार्ज। 50 की बेचते हो तो 20 रुपए का आप डेप और क्लेम कर सकते हो, टर्मिनल डेप। और 120 की बेच सकते हो तो आपके 70 से 100 तक की वैल्यू 30 रुपए का पीजीबीपी यानी बैलेंसिंग चार्ज। अभी ये सारी चीजें बेटा मैं दोबारा से लिख दूंगा, एंड 30 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज एंड 20 रुपए का एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद है आपको वो कहानी? जी सर याद है। मैं पूरी सेम कॉन्सेप्ट है। आपने 100 रुपए खर्च करे, 100 के 100 क्लेम कर लिए, 100 के 100 क्लेम कर लिए। अगर मेरा ये पेन 20 का बिका तो 20 की पीजीबीपी इनकम, 30 का बिका तो 30 की, 40 का बिका तो 40 की, 50 का बिका तो 50 की, 60 70 80, क्योंकि मैंने क्लेम पूरा कर लिया। तो ये बोल रहा है द सेल कंसिडरेशन, मैंने बोला ना 2000 रुपए का लिया था, 2000 क्लेम कर लिए, तो 1500 अगर मिले तो पीजीबीपी की इनकम। बट अगर 2500 मिले, अगर 2500 मिले, अगर 2500, सर क्यों मिल सकते हो? मिल सकते हैं 2500, क्योंकि ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी। 2500 मिले तो सर क्या करेंगे? सर 2000 पीजीबीपी में डालूंगा, बाकी 500 कैपिटल गेन में जाएगा एज पर सेक्शन 45। चलिए सर, सेल कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द ईयर ऑफ सेल। टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट मतलब जितने का आपने खर्चा किया था 100 रुपए, यहाँ डेप्रिसिएशन पूरा ही क्लेम कर लिया, या 10-10 कर नहीं किया हर साल, वो पावर जनरेटिंग यूनिट वाला SLM मेथड वाला नहीं है, 30 रुपए का डेप कर लिया, बाकी बचा हुआ केस है। ऐसे केस में टर्मिनल डेप जैसी कोई चीज नहीं आएगी, जो बैलेंसिंग चार्ज है वही आपकी पीजीबीपी इनकम बन जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ सच एसेट, और ऊपर जाएगी वैल्यू 100 से तो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। बस इतनी सी बात बतानी है, इस पर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा। आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, मानो मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया था, बट अब साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहा हूं, या इस एसेट को उठा के अपने नॉर्मल बिजनेस में ले जा रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह यूज हो जाती है, तो ये दोनों जगह यूज हो जाती है। तो उस केस में क्या करूंगा? तो सेल कंसिडरेशन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेलेवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट। इट इज टू बी नोटेड दैट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इनटू नॉर्मल बिजनेस एसेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल इन द रेलेवेंट ब्लॉक। मतलब आप जब इस चीज को, इस एसेट को इस साइंटिफिक रिसर्च से अपने नॉर्मल बिजनेस में ले आए थे, आप जब इस एसेट को साइंटिफिक रिसर्च से नॉर्मल बिजनेस में ले आए थे, तो एक बात बनी थी क्या? इस नॉर्मल बिजनेस से बोला था आजा आजा रे आजा तेरा रास्ता, मतलब इसको लगा इसकी ये कॉस्ट ऑफ एसेट को क्लेम कर पाएंगे, अपने ब्लॉक में बढ़ा पाएंगे, बट वो बोली मैं जीरो हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में खोने को, ना पाने को, ना यहां आने को, ना कहीं और जाने को, तो मैं तुम्हारे पास भी आऊंगी तो खाली आऊंगी, मुझ में है बहुत कुछ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है तुम्हारी वैल्यू? कह रहे संसार ने मुझे कुछ समझा नहीं, पूरी की पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली साइंटिफिक रिसर्च ने। यानी उस केस में ब्लॉक ऑफ एसेट में बेटा निल वैल्यू आई थी, मतलब आप जब इसे साइंटिफिक से नॉन साइंटिफिक या साइंटिफिक से नॉर्मल बिजनेस में ले गए थे तो उसकी वैल्यू निल हो गई थी। क्या हो गई थी? निल हो गई थी, जीरो हो गई थी, तो आप उस पर डेप क्लेम वगैरह कर ही नहीं पाए। बट आज आप इसे अगर बेच रहे हो तो सेल कंसिडरेशन भी सब्जेक्ट
subtracted from relevant block of asset, it is to be noted that at the time of conversion of scientific research asset into normal business at the cost of acquisition shall be taken as L. I hope मेरी ये बात आपके समझ में आ रही होगी। सर फिर माइनस करने का क्या मतलब है? क्योंकि आपने पूरा 100% क्लेम किया था, अब बिक रही है एसेट, तो आपको पहले पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल करा रहा था, अब माइनस कर रहा, बात तो वही है। एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब हमारा फेवरेट टॉपिक आ गया सेक्शन 3580, जिस पर कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, या तो सेक्शन के नाम लिखकर या स्पेसिफाइड बिजनेस लिखकर। इस सेक्शन का नाम क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। यहां पर इसकी डेट्स नहीं लिखी बेटा, मैंने अगले चार्ट में इसकी पूरी डेट्स लिखी, आपको एग्जाम में वही चार्ट पढ़कर जाना है, ठीक है। ये सिर्फ आपके थ्योरी बेस के लिए, आपको अलग से कहीं रटने की जरूरत ना पड़े, तो मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया। स्पेसिफाइड असेसी इंगेज इन द बिजनेस, मतलब सबसे पहले ये होता क्या, देखो अपने देश में कुछ चीजों की बड़ी किल्लत थी, ऐसा जस्टिन मान ले रहे हैं। आप ज्यादा पीछे मत जाओ, 15-20 साल पीछे, आज 2023 चल रहा है, 2008 15 साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि तो इसमें जितनी डेट्स है, ऐसा नहीं था वो काम होता नहीं था, होता था, बट अपने देश में स्वास्थ्य हॉस्पिटल की दिक्कत थी, लोग टूरिस्ट आते थे, उन्हें अच्छे होटल्स नहीं मिलते थे, लॉस टाइप के होटल्स मिलते थे। अब आप नाम मत लेना, कमेंट में वही होगा, ठीक है, बट होटल्स जो है वो 3 स्टार 5 स्टार टाइप की फैसिलिटीज बहुत कम थी अपने देश में। तो ऐसी चीजों के लिए ये स्पेसिफाइड बिजनेस वाला सेक्शन आया, जिसने क्या बोला, इसने भी ऐसे बोला था, साइंटिफिक रिसर्च ने बोला उस टाइम पे, आप तो 100% डिडक्शन है खाली, पर तब इसने बोला था 150 और 100, 150 वो 100, इसने 175 125 200 नहीं बोला, 150 और 100, मतलब कुछ बिजनेस को 150 बोला था, कुछ 100 को, मतलब लोग कूदे थे इस बिजनेस में एकदम से। लोग करने जा रहे थे ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस, मोबाइल्स का बिजनेस, पर उन्हें लगा होटल्स खोल लो। लोग खोलने जा रहे थे हॉस्टल, पर खोल रहे थे होटल, समझ रहे हो? लोग खोलने जा रहे थे रेस्टोरेंट, पर खोल रहे थे 3 स्टार होटल। क्यों खोल रहे थे? क्योंकि ये वाले काम। लोग बनवाने जा रहे थे मकान, बिल्डिंग, किराया वसूलेंगे या बेचेंगे, बट काम कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोरेज के करने का। मतलब ऐसे बिजनेस जो यहां लिखे हुए, अगर आप एक कोल्ड चेन फैसिलिटी खोलते हो, मतलब कोल्ड स्टोरेज 2008-9 के बाद बहुत खुले, क्योंकि खूब रिडक्शन अच्छी थी, तब 150 थी, अब 100 से ही मतलब, हमें 150 से मतलब नहीं, सिर्फ आपको सेक्शन से प्यार कराने के लिए, मोहब्बत कराने के लिए, आपके ताऊ जी का या चाचा जी का या मामा जी का अगर कोल्ड स्टोरेज 2009, 10, 11 में खुला है, तो उसका रीजन ये सेक्शन ही रहा होगा। पीछे डेट्स है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम में, बट हमारे केस में डिडक्शंस है कि अलाउ होगी नहीं होगी। स्पेसिफाइड बिजनेस में से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो एक बार रीड करना है इस सेक्शन को। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एक कोल्ड चेन फैसिलिटी खुलवा दो, कोल्ड स्टोरेज, या एक वेयर हाउस खुलवा दो जिसमें हम अपना अनाज रख सके, आलू टमाटर जो भी, गेहूं टाइप की। लाइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड, देखो हमारे देश में पाइपलाइन डलवा दी गई भैया, दूसरे देश से अपने देश में नेचुरल गैस, क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल आ सके। द प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय पेट्रोलियम एंड नेशनल, वो भाई करेंगे अप्रूव्ड। इतना बड़ा बिजनेस है तो कोई पड़ोस मोहल्ले वाले अंकल तो खोल नहीं लेंगे, रिलायंस जैसी कंपनी खोलेगी, टाटा जैसी कंपनी खोलेगी, महिंद्रा जैसी कंपनी खोलेगी, एसआर जैसी कंपनी खोलेगी, बड़ी कंपनीज खोलेंगी ना। एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, एक होटल ऑफ 2 स्टार और अबव, मतलब एक होटल जो कहीं भी खोल लो आप पूरे इंडिया में, पहाड़ों पे या दीवारों पे, ठीक है, घरों में या घरारों में। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स, एक ऐसा हॉस्पिटल स्वास्थ्य की दिक्कत को खत्म करे। यानी ऐसे बिजनेस जो लग रहा है बहुत ज्यादा नीडी बिजनेस है, हमारे देश की जरूरत थी उस टाइम पर, अब ऐसा नहीं है, अब कुछ और बिजनेस एक जुड़ गए यहाँ पर। डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द स्लम रीडेवलपमेंट, मतलब समझते हो ना आप लोग, धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र, स्लम, एशियाज बिगेस्ट स्लम बोलते हैं उसे, स्लम रीडेवलपमेंट, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप उनको अच्छी जगह पर रख रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं, अगर आप इससे अच्छा काम कर रहे हैं, सर उनको क्या फायदा होगा? जो भी होगा फायदा, पर ऐसे बिजनेस में आप आते थे तो आपको बहुत इज्जत, सम्मान, प्यार, दुआएं, ठीक है, गवर्नमेंट की कृपा। नोटिफाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब सस्ते घर बनाएगी आपकी कंपनी। फर्टिलाइजर, अपने देश में अनाज को लेकर दिक्कत है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपोट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली में सारे, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालना, और इससे भी फायदा, हाँ ऐसा लगता है गवर्नमेंट को। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, चीनी को रखने के लिए बहुत जरूरी था, चीनी महंगी तो नहीं हो रही है बट फिर भी। स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, ये सभी बिजनेस क्या सर मैंने याद करनी है? बेटा कर लोगे तो शायद प्योर थ्योरी क्वेश्चन, मैं हर चैप्टर में एक्सपेक्टेड प्योर थ्योरी क्वेश्चन डालता हूं। जैसे पिछले वाले में एक बार कंपोजिट रेंट डाला था, इनकम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी आ सकती है, कैजुअल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपके 4 या 5 6 पॉइंट आपको जरूर लिखने पड़ेंगे, या फिर एमसीक्यू बेसिस पर पूछ सकता है। तो ये बेसिकली आपके नोट्स के लिए मैंने डाला हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे इनको, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। बट इनका जो चार्ट मैंने आपको दिया जो आपको काम में आने वाला वो ये है।
सर कंडीशन टू बी सेटल ओन्ड बाई, ये बिजनेस कौन करना चाहिए? इंडियन कंपनी और बाई कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज और बाई एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाई क्रॉस कंट्री पाइपलाइन की बात कर रहा है। किसकी? पाइपलाइन की। वो यहाँ से पेट्रोल वहां, वहां से यहाँ, ठीक है। उस केस में तो एसएससी क्या होना चाहिए? एनी एसएससी। बहुत बढ़िया। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007, मैंने बोला था ना आपके डेट से यहाँ पर 7, 8, 9, 10 के टाइम किए सारे। ऑन और आफ्टर डेट फर्टिलाइजर जो है कोल्ड चेन फैसिलिटी गिवन इन नोट बिलो, जो ऊपर आया था उसके लिए बोल रहा है ये इस जमाने के डेट। उससे पहले अगर बिजनेसेस खोले होंगे तो शायद 100% या 150% रिडक्शन नहीं मिलती होगी, या मिलती होगी तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के हिसाब से मिलती होगी। बट इस समय पर अगर आप ऐसे बिजनेस करते थे, ये वाला जो टाइम चल रहा है पिछले कई साल से, तो आपको 100% रिडक्शन मिल रही है। इट हैज बीन लॉट लेस देन प्रोपोर्शन ऑफ दिस टोटल पाइपलाइन। फालतू की बात है, किसी मतलब का नहीं है। जो हमारे काम की चीज है वो तो ये है शायद, ये है हमारा बेटा चार्ट। बट एक बार इसको भी देख ले रहे हैं हम लोग, मुझे लग रहा है कुछ आगे पीछे हो गया। सच बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग और द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्ट। मतलब आप ऐसा नहीं करो कि रिडक्शन के लालच में पहले से एक बिजनेस है उसको तोड़कर नई जगह पर बना रहे हो। पहले से एक बिजनेस नहीं टूटना चाहिए, एग्जिस्टेंस बिजनेस नहीं होना चाहिए। आप न्यू बिजनेस ही खोलो। जैसे न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बात करी थी, इसी तरह न्यू बिजनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नया बिजनेस खुलना जरूरी है, अनिवार्य है। Such business should not be set up by the transfer to the specified business of machinery or plant or previously used for any purpose exceptions। मतलब आप ऐसा नहीं हो पुरानी प्लांट और मशीनरी ले आओ, नहीं खरीदो भैया, गवर्नमेंट का भी तो कुछ फायदा हो, जीएसटी मिले उसको, कस्टम ड्यूटी मिले अगर बाहर से आ रहा है तो। प्लांट और मशीनरी इज डीम्ड एज न्यू एसेट, इसको न्यू माना जाएगा। सच और प्लांट और मशीनरी इज इंपोर्टेड इन इंडिया, अगर बाहर से आई है तो इंपोर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विदेशी माल देसी से अच्छा माना जाता है हमेशा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ राज कर गए। जबकि माना जाता है, ऐसा होता नहीं है। डेप्रेशन ऑन सच एसेट हैज नॉट बीन अलाउड अंडर दिस एक्ट टू एनी पर्सन, मतलब इससे पहले उस पर कभी डेप्रेशन क्लेम नहीं हुआ हो। ऐसी कंडीशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी को लेकर पहले भी थी आपकी, बट ऑफिस वाली, रेजिडेंशियल, वो सारी कंडीशन ना करके रही है। इस केस में आपका डेप्रेशिएशन एक्सेप्शन है। एसएससी वाज द फर्स्ट यूजर ऑफ सच एसेट इन इंडिया। एसएससी जो है फर्स्ट एसेट यूजर, वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर टू द न्यू बिजनेस डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सच बिजनेस, देन दिस कंडीशन इज डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड। सिंपल सी बात है, 20% तक प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड हो सकती है टोटल की। आई होप मेरी ये बात है। इस केस में एक्सेप्शन है, इस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पुरानी हो सकती है बट सिर्फ 20% तक। यहाँ पर ये पूरा केस था आपको कि 35 AD के स्पेसिफिक कल्चर, इतना डिटेल में आपके एग्जाम जाएगा नहीं। और क्योंकि मैं नोट्स में स्पेसिफाइड बिजनेस का शॉर्ट नोट आ सकता है और एक कोई क्वेश्चन आ सकता है कि 100% रिडक्शन मिलेगी या नहीं, तो वहाँ 3 चीज़ों को छोड़ देंगे। अभी हम नाम बात करेंगे कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 छोड़ देंगे, और नाम लिखूंगा लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall not include कौन से? लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर याद रखने के लिए वहां पर तो हमने लैंड याद रखा था, खाली जमीन थी हमारी साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में। आया 3 है बेटा, 35 AD का है, साइंटिफिक नहीं है। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गुडविल सर क्यों? क्योंकि मानो मैं कोई एक नया हॉस्पिटल खोल रहा हूँ या नया होटल खोल रहा हूँ, पर किसी और नाम से खोल रहा हूँ, तो पहले से नाम बहुत प्रचलित है, उनसे गुडविल खरीद कर खोल रहा हूँ, तो ऐसी चीजों का आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं गा। 100% of capital is incurred during the previous year wholly and actually for the purpose of any specified business, तो इस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पर इन तीनों को छोड़कर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, अगर आपने कोई पेमेंट यहाँ पर अकाउंट पे ही चेक के अलावा 10,000 से ऊपर का कर दिया तो वो भी नहीं मिलेगा। रीजन आपको पता ही है, जब हमने डेप्रिसिएशन दिया था पिछली क्लास में, याद है 5 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख का उन्होंने कैश में पेमेंट किया था, 4 लाख पर डेप कैलकुलेट किया था हमने, याद है आपको? ये सर याद है। सेम केस 10,000 से ऊपर का आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, वेयर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन व्हिच हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर। मतलब इससे पहले भी कोई खर्चा हुआ है, क्योंकि ऐसे बिजनेस कोई 10-20 दिन, 50 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में खुल नहीं जाते, कई सालों तक, कई महीनों तक काम चलता है, तब जाके बिजनेस ऑपरेट हो पाता है। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी अगर कोई खर्चे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के किए अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और 10,000 से ऊपर कोई अकाउंट पे ही चेक के अलावा आपने पेमेंट नहीं किया होना। ये मैंने डेट्स लिख दी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट 2-4 एमसीक्यूज मुझे ऐसे दिख रहे थे आपके, जो कि आपसे ऐसी चीजें बोल सकता है। तो सबसे पहले यहां पर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयरहाउसिंग फैसिलिटी और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसके लिए है 1 अप्रैल 2009। होटल के लिए 1 अप्रैल 2010, हॉस्पिटल के लिए 1 अप्रैल 2010। स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, ये अभी आया बेटा, मोदी जी के जमाने का है, ऑर्डिन का। स्लम रीडेवलपमेंट 1 अप्रैल 2010। फर्टिलाइजर
यहाँ पर कुछ मिसिंग है भैया, या तो 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, यहाँ पर डेट कुछ मिसिंग है। ठीक है, ये 2201 नहीं होगी बेटा, यहाँ 10 या 11 होगी। एक बार मैं चेक कर बताता हूँ आपको, 10 या 11 एक बार चेक करके बताऊँ। एफोर्डेबल हाउसिंग 1 अप्रैल 2011, ये डेट्स मैंने आपको लिख रखी है। एग्जाम में एक बार ऐसा एमसीक्यू आया हुआ था कि डेट वाइज पूछ लिया था, अदरवाइज आप डेट को नहीं। केवल इससे फायदा क्या होगा, ये वो बिजनेस है जो लिख दिए, मतलब यहाँ पर आपका 1 2 सारे बिजनेसेस हैं, 3 यहाँ लिख भी दे रहा हूं मैं, 2 स्टार और अब ये चार्ट आपको हेल्प करेगा इतनी सारी चीजें ना पढ़कर, फिर आप यहाँ पर याद भी रख लोगे 100 बेड्स और मोर। ठीक है, स्लम रीडेवलपमेंट सिंपल है एकदम, कुछ भी टेंशन नहीं है उसमें। एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम है। सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का ये अभी भी नया सेक्शन आया, कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए। ये सारी चीज़ें इनलैंड कंटेंट वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, इतने सारे बिजनेस आपके स्पेसिफाइड बिजनेस मानेंगे। एक बार रीड कर लेंगे तो आप लिख भी पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, सारे ही लिख देंगे अगर आप इस चार्ट से रीड करेंगे। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आया हमारा टेलीकम्युनिकेशन, हमारे मोटा भाई का, मतलब अंबानी जी का ये सेक्शन, उन्हें क्या मौज दिलाता है। एसएससी हैज इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग एनी राइट टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एसएससी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को करने के लिए, यानी लाइसेंस खरीद लिया कुछ 10,000 करोड़ का। कितने का सर? 10,000 करोड़। कितने का सर? 10,000 करोड़ का। तो अब आप दो केसेस है, या तो आप इसे एज एन इंटेंजिबल एसेट मान लो, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, 25% का डेप्रिसिएशन लो ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस, या फिर इसके संग क्या करें। तो देखो यहां पर क्या होगा, पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज एक्चुअली बीन मेड। भैया पेमेंट हो गया इसके, वैसे पेमेंट के लिए सारी सेक्शन 43B में ली है, यानी अगर आप किसी पेमेंट को करते हो तो 43B टांग अड़ाता है कि 43B बोलता है पेमेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, पेमेंट नहीं होगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। बट कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप की चीज है, बट स्पेसिफिक बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सच एक्सपेंडिचर में भी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये चाहे बिजनेस खुलने से पहले हुआ हो या बिजनेस खुलने के बाद हुआ हो। यानी मैं रामकेश वानी, सर क्या, मैं रामकेश वानी, मैं टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, बट मैं करना चाहता हूँ सच आपके साथ मिलकर। तो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस लेने गए गवर्नमेंट मोदी जी के पास, अपनी अर्जी लगाई, हमने कहा मैं भी टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे दीजिए सर। मैं बोला लो, दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती लो पैसा दे दो हमको इतने 1000 करोड़। मैंने कहा ठीक है देते हैं। बिजनेस खोलने वाले बाद, यानी हम लोग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लाइसेंस खरीद रहे हैं जी सर। और अगर रिलायंस जैसी कंपनी 5G का लाइसेंस लेगी अभी, या ले दिया है, या फिर किसी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेगी, पूरे देश में इंटरनेट हम चलवाएंगे, ऐसी चीजों के लिए आफ्टर कमेंसमेंट। तो बिफोर कैसा, कोई नया डीलर उसमें जा रहा है बिजनेस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटिंग टू टेलीकॉम लाइसेंस फीस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। यानी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि पेमेंट मेड हो जाना चाहिए। ये किसके लिए कैपिटल है, मतलब यहाँ ना साइंटिफिक रिसर्च है ना 35AD वाले बिजनेस है, ये बेटा टेली कम्युनिकेशन स्पेशली, मैं इसलिए एग्जांपल रिलायंस जियो का लिया है आपके सामने, स्पेशली उनके लिए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द पीरियड फॉर विच द लाइसेंस रिमेन इन फोर्स फ्रॉम द ईयर एज अंडर। यानी ये 25% का डिडक्शन टाइप का, 25% का डेप्रेशन टाइप का नहीं लेते, ये तो सिंपल बोलते हैं। मानो मैंने 10,000 करोड़ का लाइसेंस लिया है और मैं 10 साल के लिए चलाने वाला हूं, तो मैं 1,000 करोड़ पर एनम का डिडक्शन ले सकता हूं, बशर्ते ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल। सर एक्सपेंडिचर कैपिटल ही तो 10,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट तो 10 साल कैपिटल ही है। बशर्ते ये एक्सपेंडिचर कैपिटल होना चाहिए रेवेन्यू, और बशर्ते इसका पेमेंट हो जाना चाहिए, फिर बिफोर हो या आफ्टर हो। बट सिंपल सी बात सुनना, अगर आफ्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे ट्रेडिंग P&L बन रहे हैं, मेरी बैलेंस शीट बन रही है, मेरा डिडक्शन आराम से मिल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर मैंने बिफोर कमेंसमेंट पेमेंट कर दिया, बिफोर कमेंसमेंट मैंने 2 साल पहले पेमेंट कर दिया, अब मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा, तो मुझे बताओ डिडक्शन कब मिलेगी? जब मेरे खाते बनना शुरू हो जाएंगे, तो उस वाले केस को बताएगा। वेयर द लाइसेंस फीड इज पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस कमेंस्ड। मतलब आप
का पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब आपका बिजनेस शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सर जब आपने पे किया था आपकी कंपनी का नाम ही नहीं था, सर लाइसेंस कैसे मिल गया? अरे स्टार्ट नहीं कर पाए थे आप, लोगों को फोन कर करके बोल पा रहे थे भैया हमारी कंपनी का नया सिम आने वाला है, आप फोन कर सकते हो, उससे दिन करो या रात करो, चाहे कोई भी बात करो। यानी उस केस में आप यहां पर कब ले पाओगे लाइसेंस का डिडक्शन? जब आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, जब आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी फोनों में। यानी ऐसे केस में आपने पेमेंट पहले किया, पर डिडक्शन आपको कब अलाउ होगी? जब बिजनेस कमेंस्ड होगा। सिंपल सी बात है, इस टाइप का एमसीक्यूज आते हैं थ्योरी बेस्ड। व्हेन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ आफ्टर वर्ड होना चाहिए द प्रीवियस इन विच लाइसेंस फीस हैज बीन एक्चुअली पेड। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पेमेंट पहले हो गया है तो कमेंसमेंट पर, यहाँ कमेंसमेंट हो गया है, लाइसेंस मिल गया है, पर पेमेंट के बाद। इन एनी अदर केस सेम यही चलेगा। नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों मिलेगा भैया? जब तेरे को डिडक्शन हम दे रहे हैं, एक तरीके से एसएलएम नहीं लग रहा, लाइफ ऑफ एसेट, ऊपर अमाउंट नीचे लाइफ ऑफ एसेट। जो बच्चे अकाउंट्स थोड़ा सा प्यार करते थे 11th-12th में, उनको पता होगा ये अकाउंट जैसा ही है ना, लाइफ इन ईयर्स को डिवाइड दे दो, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन आ जाता है। चलिए सर, अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीफोन लाइसेंस फीस, सर ये क्या चीज है? अभी सेम तो पढ़ा है हमने शायद, अब ये सेम छप गया है क्या? वाह, पेज अलग है, बातें सेम है। सेम है बेटा, ये पेज 19 में कुछ है ही नहीं नया। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्लेम होगा 37(1) में, वो बात वहां पर नहीं हुई थी हमारी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहां क्लेम। चलिए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली सेम है। कॉपी टेक्स्ट दोबारा हो गया। अब अगर लाइसेंस आप बेच देते हो तो क्या होगा? अब अगर लाइसेंस आप बेच देते हो, सर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन इस पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी नहीं है, नहीं आने वाला। डीपीपी में एक डाल दूंगा मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस के, एमसीक्यूज आपके बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाए। लॉस ऑन सेल शैल बी अलाउड एज बिजनेस लॉस इन द ईयर ऑफ सेल। मतलब अगर आप इस एसेट को, इस लाइसेंस को बेच देते हो बीच में, सर ऐसा कौन करता है? किया था ना एयरसेल, टेलीनॉर, यूनिनॉर, इस टाइप की कंपनीज, या इनको टाटा ने बेचा था, टाटा डोकोमो, लाइसेंस अपना, भाई तुम भी चलाओ अपनी कंपनी। यूनिनॉर आई थी बीच में, बहुत टाइम पहले की बात है, जियो के आने से पहले बहुत सारे डीलर्स थे अपने यहाँ पर, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस खरीदते बेचते थे। अगर उसमें लॉस होगा तो इस लॉस को बिजनेस लॉस माना जाएगा, जैसे और लॉसेस माने जाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कैपिटल एसेट का लॉस है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अलाउड इन द प्रीसीडिंग। देखो पूरे केस में एक चीज कॉमन है, क्या? आप टर्मिनल डेप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो पावर जनरेटिंग बिजनेस यूनिट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आप उसकी कॉस्ट से ऊपर गए तो गेन लगना शुरू हो जाएगा, कैपिटल गेन, बहुत बढ़िया। अभी अभी आपने साइंटिफिक रिसर्च वाला पढ़ा था, उससे ऊपर गए तो सेम टेलीकम्युनिकेशन वाला, जितना आपने डिडक्शन ले लिया है उतने रुपए तक तो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। द एक्सेस ऑफ सेल कंसिडरेशन ओवर ओरिजिनल कॉस्ट, वही 10,000 करोड़ का था, मानो आपने 12,000 करोड़ का बेचा है, सर ऐसा पॉसिबल है? कि हाँ है, डिमांड सप्लाई का खेल है। 2,000 करोड़ आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 40, इस कैपिटल गेन टैक्सेबल आपका हो जाएगा। वेयर सच लाइसेंस ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन और डिमर्जर, अगर हमने कंपनी हमारी किसी और कंपनी के संग जुड़ गई है, वोडाफोन आइडिया बेस्ट एग्जांपल है। इस केस में आइडिया पर अपना लाइसेंस होगा, वोडाफोन पर अपना लाइसेंस होगा, आइडिया वोडाफोन के संग मर्ज हो गई, जाके वीआई बन गए, अमलगमेशन, डिमर्जर, मर्जर। तो ऐसे केस में जो कंपनी बचेगी वीआई, अमलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, वो डिडक्शन ले लेगी बचे हुए पीरियड की। बेसिक का कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू बेस पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाल रहा है सेक्शन को। बड़े क्वेश्चन के चांसेस कम है, क्योंकि आपका सेम चीज प्रोफेशनल अगले फाइनल के एग्जाम में है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आया, जिस पर प्रैक्टिकल भी आ सकता है क्वेश्चन, थ्योरी भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। सबसे पहले नाम सुन लो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक ऐसा टॉपिक जो आप मुझे पढ़ा दोगे कंपनी लॉ पढ़कर। सर हमने पढ़ रखा है, हम आपको पढ़ा देंगे, जब मौका मिले आप हमें बता देना, हम आपके घर आ जाएंगे और आपको ये टॉपिक पढ़ा देंगे। सच में ऐसा सोचते हो आप? तो अच्छा सोचते हो, क्योंकि जो हमें आता है वो हमें ऐसा पढ़ना चाहिए जो हम किसी को पढ़ा दें। Preliminary expenses, the amount incurred before starting or commencement of business for any type of expenditure, कंपनी इनकॉर्पोरेशन टाइप के, शेयर इशू डिवेंचर्स टाइप के, प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग वाले, प्रीलिमिनरी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। फॉलोइंग एक्सपेंस आर नोन एज प्रीलिमिनरी। इन्होंने सीधे डेफिनेशन टाइप की दे दी है, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हमारा बिजनेस किस तरह चलेगा, मार्केट सर्वे करा रहे हैं, कस्टमरों की पहचान करा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटेड टू बिजनेस, यानी इस टाइप के खर्चे। जस्ट एन एग्जांपल, इस पर प्योर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा।
सर किस किस में से आएगा, कितने प्योर थ्योरी, बेटा कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, समझना ही है, एक दो बार रीड कर लो, नंबर बच जाएंगे। ये नहीं सोचोगे कि आंसर गलत हुआ था या सही हुआ था, 4,000 आ रहा था या 25,000 आ रहा था, सीधे आंसर आ रहा था मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इस टाइप का शॉर्ट नोट, जहां जहां मुझे लगता है शॉर्ट नोट, एक साइंटिफिक रिसर्च पर बोला, एक 3580 बिजनेस पर और एक इस पर। ये वाले काम आपके क्या होते हैं बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। आपका डिडक्शन किस तरह मिलेगा देखना। अब वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द असेसी हिमसेल्फ और बाय अ कंसल्ट व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, ऐसे खर्चे आप अपने लिए कर रहे हैं। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन द असेसी एंड एनी अदर पर्सन फॉर एनी पर्पस रिलेटेड टू द सेटिंग ऑफ और कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी वकील साहब से आपका एग्रीमेंट है, सीए साहब से आपका एग्रीमेंट है, सीएस से आपका एग्रीमेंट है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके एग्रीमेंट्स है, तो सारी चीजें, कोई लीज एग्रीमेंट है, सारी चीजें जो आपकी बिजनेस खुलने से पहले है, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वेज, ये सब रीड करोगे अच्छे समझ में आएगा। इसका डिडक्शन किस तरह मिलेगा ये बात देख लें हम लोग। हमें तो प्रैक्टिकल बेसिस पर ही पढ़ रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आने। ऐसी चीजें बेटा 1/5 1/5 1/5 3-4 केस ऐसे हैं जब 1/5 1/5 1/5 1/5 मतलब 20% रिडक्शन मिलेगा। आपका खर्चा इस साल हो गया, अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं आपका ये, तो इसलिए हम आपको डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते 10%, 15%, 25%, 40% के हिसाब से, इसलिए हम आपको क्लेम करने देंगे। बट पहली साल अगर क्लेम करने देंगे तो प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे आपको क्लेम करने देंगे, क्योंकि आप कहाँ भागे जा रहे हो, हम कहाँ आगे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे खर्चों को जनरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू वर्ड शायद याद हो आपको, डेफर्ड, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नाम होता था 11 होता है डेफर्ड रेवेन्यू। यानी कोई कॉन्सेप्ट जिंदा नहीं है प्रैक्टिकली, अब डेफर्ड रेवेन्यू नाम की चीज हट गई है अकाउंट से, या तो कैपिटल है या तो रेवेन्यू है। ठीक है, अब आपके में अकाउंट्स ही ना के बराबर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी एसएससी। भैया एमओए सिर्फ कंपनीज के केस में है। रजिस्ट्रेशन फीस अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 यहाँ लिखा हुआ है पर 2013 है। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। भैया ये सारे एक्सपेंस को थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं और कुछ नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डेफिनेशन ही है। अब कॉन्सेप्ट है assessee has incurred certain amount as preliminary expense. An Indian company or a resident non-corporate assessee, a foreign company which is resident in India is not covered in this. मतलब इस सेक्शन का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। किनको? क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि जनरली ये लोग खर्चा अपना जनरली बाहर ही करते हैं, अपने देश में तो बस बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, फॉरेन कंपनीज, तो इनको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Assessee has incurred certain amount as where such expenditure incurred before commencement of business, then such expenses must be incurred for setting up a new undertaking or business. स्टार्ट बिजनेस करने से पहले अगर आप खोल रहे हो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपका बिजनेस नया होना चाहिए। Where such expenses incurred after commencement of business, then expenses must be incurred in connection with extension of any undertaking. कोई नई यूनिट या कोई नई अंडरटेकिंग स्टार्ट करो तभी इसका नाम प्रीलिमिनरी है। रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया ऑडिट कर दे देगा। बट अब आप क्या करोगे, या तो आप 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है एलिजिबल होगा आपका डिडक्शंस में। कितना? 5% ऑफ, सर आप तो 1/5 बोल रहे थे, वो 1/5 अभी आने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पहले बोल दिया 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को आप क्लेम कर सकते हो। पर अगर आप इंडियन कंपनी हो तो आपके केस में दो चीजें हैं, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और विच एवर इज हायर। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, दैट इज एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पर लिमिट लगी है लोअर। मतलब या तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है मानो मेरा 100 करोड़ का, तो 5% कितना हो गया? 5 करोड़, 5 करोड़। अब मेरा अगर 7 करोड़ खर्च हुए तो भी 5 करोड़ मिलेंगे, और 4 करोड़ खर्च हुए तो भी 5 करोड़ मिले, और तभी 4 करोड़ मिलेंगे। बट इस केस में या तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? आपकी शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स वगैरह सारी चीजें जोड़कर। अब देखो आगे अपनी बात, 1/5 ऑफ द टोटल एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर समझ में नहीं आया, अभी तो बोला 5%, अब बोल रहा 1/5। हाँ, आपको कितना जिंदगी में क्लेम करने दिया जाएगा अगले 5 सालों में, वो पीछे डिसाइड होगा। यानी आपने खर्चा किया 5 करोड़ का, 7 करोड़ का, पर हम 5 करोड़ ही नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज, मतलब HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इस केस में 5% आपको क्लेम दिया जाएगा। आपने 7 करोड़ का किया तो भी 5 करोड़, 4 करोड़ का किया तो 4 करोड़, विच एवर इज लोअर। कंपनीज के केस में वही वाली चीज, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आपको अच्छा लगे। बट आप 1/5 मतलब अगले 5 साल में क्लेम करोगे।
कितना क्लेम करने दिया जाएगा ये सेक्शन स्टार्टिंग बताएगा, और कैसे क्लेम करोगे सेक्शन अगली बार बताएगा। 150 बहुत फेवरेट है बेटा, 4-5 जगह पर यूज होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपनसेशन और भी चीजें आएंगी आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस्ड और यूनिट एक्सपेंड और द यूनिट, उस साल शुरू होगा जब आपकी बिजनेस कमेंस्ड हो जाए। जैसे सेम टेली कम्युनिकेशन, भाई खर्चा आपने पहले कर दिया है, पर आप क्लेम थोड़ी ना कर पाओगे। पहले क्लेम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा नहीं, वो साल शुरू नहीं होगा तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, अगर सेम केस टेलीकम्युनिकेशन किसी और पर चला गया था तो क्या हुआ था, तो भैया जो कंपनी बचेगी शैल बी एंटाइटल्ड, अमलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, जो कंपनी बचेगी वो इसको रिडक्शन ले लेगी। चलो 1/5 रिडक्शन लेना है, यानी 20%, 5% 20% में कंफ्यूज मत हो जाना, 5% लिमिट है भैया, इससे ज्यादा नहीं। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही हमारा 200 करोड़ है, 5 करोड़ का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बहुत है। अब 3 करोगे 3 का रिडक्शन मिलेगा, 4 करोगे 4, 4.5 करोगे 4.5, बट 7 करोगे 6 करोगे 8 करोगे 9 करोगे तो सिर्फ 5 करोड़। अब इस 5 करोड़ को आप 1/5 1 करोड़ हर साल आप डिडक्शन में ला सकते हो। 1 करोड़ आप हर साल डिडक्शन में ला सकते हो। किस तरह? 5 करोड़ का 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। सो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट मतलब सेक्शन 36, जो हमें बताता है सर 35 में सारी बातें कर ली हम लोगों ने, किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड नहीं, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, और आपके 35 AD वाला सेक्शन। देन हम चल रहे हैं दोस्त इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक्स एंड स्टोर्स, मतलब अगर आप अपने स्टॉक्स या स्टोर्स का इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं, अमाउंट पेड एज इंश्योरेंस। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका अलाउ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किस पर लेते हैं हम, पर्सन की लाइफ पर। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका अलाउ है अगेंस्ट रिस्क और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउड एज डिडक्शन इन फुल, दैट इज जनरल इंश्योरेंस। जिस तरह आपका मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पर ईयर कराते हो तो अलाउ होना चाहिए, अगर वो कॉस्ट में नहीं जुड़ता है तो। सेम केस आपका स्टॉक का इंश्योरेंस, मतलब ये वो खर्चे हैं जो कि जनरली डिडक्ट होने चाहिए, बट कंफ्यूजन ना हो, सेपरेटली इनको लिखा गया हुआ है। पेड मींस एक्चुअली पेड और इनकर्ड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपॉन द बेसिस ऑफ व्हिच द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस आर कंप्यूटेड। जिस हिसाब से अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं एसएससी के, बेसिक सा है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ ऑफ कैटल, देखो लाइफ इंश्योरेंस खुद का तो नहीं है, बट कैटल जानवरों की बात, any amount paid as insurance premium by a federal milk cooperative society on the lives of a cattle owned by the members of primary milk cooperative society, it also allowed as deduction in full। डायरेक्ट एमसीक्यू बेसिस के क्वेश्चन है इस टाइप के। भैया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को अलाउ नहीं किया गया, लाइफ ऑफ कैटल पर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आप डिडक्शन ले सकते हो, कि भाई मेन खर्चा है इनका, इसके बिना काम नहीं हो सकता। पॉइंट क्या है दोस्त, जनरल डिडक्शंस है, जैसे सैलरी की, रेंट की, इंटरेस्ट की, आपको पहले 31 में निकलवाई थी डेप्रिसिएशन से पहले वाली, सेम उसी तरीके का है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया अपने एम्प्लॉइज का, आपने अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया, एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। एनी प्रीमियम पेड अदर देन बाई कैश, यानी पैसा कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन बाई कैश, अदर देन बाई कैश, नॉन कैश, यानी अकाउंट पे ही चेक, कोई डिमांड ड्राफ्ट, वही चीजें आएंगी बस, अदर देन कैश बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर टू द इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉय अंडर स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एनी अदर इंश्योरेंस, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बस अलाउ हो जाएगी बेटा डिडक्शन की। कब? यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि XYZ लिमिटेड पेड health insurance premium of employees 50,000 by check and 15,000 by cash, मतलब चेक वाला अलाउ हो जाएगा पर कैश वाला अलाउ नहीं होगा। सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे टेस्टिंग करा सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, अगर हम बोनस देते हैं कमीशन देते हैं, सर सैलरी का क्या होगा? सैलरी तो बेटा सैलरी वाले एड में एज एन इनकम ट्रीट हो ही रही है, दूसरा 43B उसके लिए बोलेगा, तीसरा 37 सेक्शन बोलेगा, पर बोनस और कमीशन को लेकर एक विशेष रूप से बात करेंगे। एनी बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय शैल बी अलाउड एज रिडक्शन। भाई बोनस और कमीशन जो भी दोगे, दिवाली पे बोनस या नॉर्मली कमीशन, आपका खर्चा है अलाउ होगा। अदर देन इन प्रॉफिट, अदर देन इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड, डिविडेंड को आप एज ए बोनस कमीशन नहीं मान सकते बिकॉज वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है।
सच अमाउंट मस्ट हैव बीन एक्चुअली पेड, क्योंकि 43B सेक्शन उसमें टांग अड़ाता है, बीच में बोलता है सर कि जब तक पे नहीं करोगे, जब तक पे नहीं करेगा तब तक क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 43B। जब आगे आएगा पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एमसीक्यू टाइप का भी। ये छोटा क्वेश्चन क्यों आता है? मानो मैंने कोई एसेट लिया, उस पर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, एक्चुअल पुट टू यूज होने से पहले एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड होगा, और पुट टू यूज होने के बाद जो भी इंटरेस्ट है रेवेन्यू नेचर का, कौन सा रेवेन्यू नेचर का, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मेरा क्लेम होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका खर्चा मुझे क्लेम मिलेगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब कैपिटल बोरोड कुछ नहीं, लोन है, लोन पर आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, उस पर आपको डिडक्शन मिलनी है। कैसे? टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, द असेसी मस्ट हैव बोरोड मनी। भैया झूठ मूठ बताना, सच में आपने लोन लिया है ऐसा बताना। लोन और इंटरेस्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी है, आगे सेक्शन 40 में पढ़ेंगे कि टीडीएस नहीं काटेगा तो क्या होगा, ठीक है। द मनी सो बोरोड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी लोन लिया आपने दुकान का सामान खरीदने के लिए और आप उससे घर की बिल्डिंग बनवाए जा रहे हो, ये गलत काम मत करना, नहीं तो मार पड़ेगी उल्टा लटका की। द असेसी मस्ट हैव इनकर्ड इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। सिंपल सी बात है, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और साल में 12% आप उसके इंटरेस्ट पे करते हो, कितनी हो गई? 60,000। अगर इस 5 लाख में से आप 2 लाख रुपया घर बनवाने में लगवाते हो, होम कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, सर उसका तो पीजीवीपी में, अरे वो बात की बात है, पीजीवीपी वगैरह कुछ नहीं, वो अलग चीज़ है। पर 2 लाख अगर आप घर बनवाने के लिए ले रहे हो तो सिर्फ आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 60 में से 24 हटा दो, 36। सेम वही सेक्शन 38(2) जो ये बोलता है कि आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए खर्चा जो कर रहे हो वो क्लेम होगा, जो नहीं कर रहे हो पर्सनल एक्सपेंसेस को आप क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड टू अनदर पर्सन, इंटरेस्ट शुड बी पेड टू अनदर पर्सन, मतलब दूसरा ही पर्सन होगा वो, तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। मतलब आप खुद को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वर्ड सुना था ना आपने, खुद को आप लोन दो, इंटरेस्ट दोगे एप्रोप्रिएशन टाइप का, वो डिसअलाउड है, क्योंकि इंटरेस्ट शुड बी पेड टू अनदर पर्सन। लग ऐसा रहा है सर क्यों ऐसी बातें बोल रहा है, यानी ये सिंपल सी बात है, मिस्टर ए मिस्टर बी को लोन पर इंटरेस्ट देगा, मिस्टर बी ने दिया लोन तो इसका इससे इंटरेस्ट बढ़ गया, लोन इधर आया इंटरेस्ट इधर गया, तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो क्लेम किया जाएगा, क्योंकि मिस्टर बी है यहां पर। अगर मिस्टर ए खुद को ही देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइप का तो डिसअलाउड हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ है। क्यों है सर एक ऐसा भेदभाव, क्यों? क्योंकि सर पार्टनरशिप फॉर्म एक अलग पर्सन है और इंडिविजुअल एक अलग पर्सन है, मतलब जो पार्टनर्स है वो अलग से अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरते हैं। हम लोग और डिटेल में देखेंगे इनको। पार्टनरशिप जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स करेंगे सारे पर्सन का, पार्टनरशिप फॉर्म एक अलग है और पार्टनर जो है वो अलग है। बट इंडिविजुअल के केस में तू ही शून्य है, तू ही इका है, तेरे भीतर बसा शिवाय, मतलब तू ही है जो इस चैप्टर में इंडिविजुअल भी बना हुआ है और बिजनेस का ओनर भी बना हुआ है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय 1 यूनिट ऑफ द असेसी टू अनदर यूनिट इज नॉट डिडक्टेबल, यानी अगर आपकी एक यूनिट दूसरी यूनिट को लोन दे रही है और वो इंटरेस्ट दे रही है तो ऐसा नहीं करो सर, ये तो अनदर पर्सन है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है सर, ये जो जुगाड़ है आपकी, आप एक का खर्चा दूसरे की इनकम दिखा रहे हो, जिस पर ज्यादा लोड है उस पर खर्चा दिखाकर उसकी इनकम को कम कर रहे हो और जिस पर कम लोड है उसकी जबरदस्ती इनकम बना रहे हो। समझ में आया क्या? जी सर। इंटरेस्ट पेड टू रिलेटिव इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40(a)(2), दैट इज इंटरेस्ट पेड इज इन एक्सेस ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड। मतलब अगर आप अपने रिलेटिव से लोन ले रहे हो, उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, सर रिलेटिव से लोन लेना तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने सिखाया था, वो तो इनकम में काउंट करें भैया, इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, बट एज ए लोन पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो अलाउ तो किया जाना चाहिए। बाजार आप लोग को लोन दे नहीं रहा, लोग आपको जानते नहीं, नया शहर है, पर रिलेटिव्स आपको लोन दे रहे हैं, जबकि ऐसा झूठ है, ऐसा कभी होता नहीं है। रिलेटिव सबसे पहले पीछे भागते हैं, ठीक है। नीड ऑफ बोरोड कैपिटल, वेदर बोरोड मनी इज नीडेड और नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट एग्जामिन द सेम, इट इज सफिशिएंट द मनी हैज बीन बोरोड एंड अप्लाइड इन द बिजनेस एंड ऑफिस। बस मनी आपने बोरो किया है, इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल इज नॉट अलाउड। सर शेयर कैपिटल पर तो डिविडेंड होता है, हाँ वही, आप नाम बदल के इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो भी अलाउ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, आप अलाउ कर सकते हो, बस इंटरेस्ट आपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया हो, इंटरेस्ट के लिए आपने बोरो किया हो और आप खुद को इंटरेस्ट ना दो, इतना प्यार खुद से ना कर कि तू इंटरेस्ट खुद को ही दे दे।
दूसरा पॉइंट ये है सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मेड एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट। अगर आपने एसेट के लिए लिया है तो प्रायर टू कमेंसमेंट इंटरेस्ट इज टू बी एडेड। हमने यहाँ पढ़ा था सेक्शन 43(1) जब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट सुना था कि आप जीएसटी का क्लेम अगर लेते हो तो जीएसटी को हटा दो, क्लेम नहीं ले पाते हो, आईटीसी नहीं ले पाते हो तो जोड़ दो। इंटरेस्ट को आप बिफोर कमेंसमेंट या बिफोर इंस्टॉलेशन जोड़ दो पुट टू यूज से पहले, और पुट टू यूज के बाद खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36(1)(3), पुट टू यूज के बाद की बात। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मानो 5 लाख रुपए का लोन था, एसेट के लिए लिया था 12% की ब्याज से, 4 महीने तक पुट टू यूज नहीं हुआ, अप्रैल में लिया था, अगस्त में पुट टू यूज हुआ, तो बाकी का खर्चा 36(1)(3) में क्लेम होगा एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और पहले वाला बेटा एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा, जिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। Borrowed money used partly for business purpose. If borrowed money is utilized in earning non-assessable income, interest on such borrowing shall not be allowed. Non-assessable income मतलब ऐसी इनकम जो टैक्स नहीं होती है। यानी आपने इंटरेस्ट लिया और एग्रीकल्चर, आपने लोन लिया और एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, नॉन असेसेबल है, आपकी ये इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं होगी। इंटरेस्ट टू बी एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज नॉट अलाउड। जो यहां जुड़ चुकी है वो अलग से अलाउ नहीं होगी। डुप्लीकेशन क्यों करोगे? आप कॉस्ट में भी जोड़ रहे हो, मतलब आप पहले 2 रसगुल्ले खा रहे हो पूरे खाने के संग, और फिर 2 अलग से खाना चाह रहे हो, ये सोच करके मैं तो अभी अभी आया हूं। अरे अभी नहीं, आप बहुत देर पहले ही आ चुके हैं इस दुनिया में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्सेस अलाउड एज डिडक्शन। सर ये क्या है? क्योंकि सेल्स टैक्स अलाउ होता है तो उस पर देने वाला इंटरेस्ट, पर इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता तो उस पर देने वाला इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं होगा। सारी बातें मैंने इससे रिलेटेड लिख रखी है। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इज नॉट अलाउड। आप अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, तो आपको अलाउंस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसका टीडीएस नहीं काटोगे। सेक्शन 40 में दोबारा आएगी बात। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, अमाउंट बोरोड में बी अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंटरेस्ट जो लोन लिया वो स्टॉक्स खरीदने के लिए लिया हो, सैलरी बांटो आप उससे, रेंट पे करो आप उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या एसेट खरीद लो, बस पुट टू यूज तक के खर्चे एसेट की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे और पुट टू यूज के बाद के छोड़े जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टिंग एज कैपिटल एंड पार्टनरशिप में हटाओ, किसी काम की चीज नहीं, बस एक बार देख लो, सारी चीजें पुरानी हैं, एक बार आप इसको देख लेना बस। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ एंड सुपर एन्युएशन फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको सैलरी एड में दोबारा अगले ही 2 लेक्चर सैलरी के आने वाले हैं, वहां पर आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। सुपर एन्युएशन फंड, रिकॉग्नाइज फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है 12%, 9.5%, सारी बातें समझेंगे वहां पर। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर, हम पैसा दे रहे हैं, हम कौन है? एम्प्लॉयर, मालिक साहब है हम। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, वर्ड बेटा अप्रूव्ड, सर इतना मार क्यों बोल रहे हैं? अगर एज पर रूल्स स्पेसिफाइड 14 शेड्यूल, याद कुछ नहीं रखना, एज अलाउड एज डिडक्शन इन फुल। अगर आप अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पैसा लगा रहा है, तो अलाउ होगा डिडक्शन में। सच अमाउंट मस्ट हैव बीन एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 43 भी आएगा। 43 भी यही बोलेगा कि भैया बोनस और कमीशन पे कर दो, भैया रेलवे को फ्रेट पे कर दो, भैया कोई अमाउंट है पे कर दो, मतलब कुछ चीजों के बारे में बोलेगा। पे करोगे तभी क्लेम मिलेगा, पे नहीं करोगे तो क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब भले ही आप एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो, पर यहां पर आपको 100% पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये बात यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वहां आरपीएफ की बात करिए जिसको गवर्नमेंट जानती है, आप उसके लिए कंट्रीब्यूशन करो। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज अलाउड एज डिडक्शन। भैया क्यों बता रहे हो? मुझे बात पता है भाई, यहां पर आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन के लिए लिख दिया। सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी आप पैसा दोगे, डिपॉजिट करोगे, अलाउड एज डिडक्शन किया जाएगा, डिडक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 ये आता है बेटा आपके, जब आप डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ोगे वहां पर ये बात समझ में अच्छे से आएगी, तेजी से आएगी। एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, आप कौन है? एम्प्लॉयर, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 क्या है वहां पर जाकर देखेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय इज अलाउड एज डिडक्शन, मतलब सिंपल सी बात बोली है। या एक बार में अगर मैं लिस्ट लगाऊं तो आपने इंश्योरेंस से शुरू किया था, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बोनस कमीशन, इसमें सेक्शन 43 आया था, 43 भी पढ़ लोगे तो सारी चीजें अपने आप से याद हो जाएंगी। इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बोनस कमीशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब आपका ये आ गया प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ अलाउ नहीं होगा,
और ये आ गया आपका अब पेंशन स्कीम, नो टेंशन फुल पेंशन, ये सबका आपको डिडक्शन मिल रहा है सेक्शन 36 बोल रहा है, ये सबका आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 बोल रहा है। मैक्सिमम लिमिट सच कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया, सारा का सारा पैसा पेंशन में डाल के क्यों, उसको तुम टेंशन दे रहे हो। सैलरी इंक्लूड्स ईयरनेस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड बट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंस एंड परक्विजिट। सैलरी के चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस चीज को कि सैलरी के अलावा बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हजारों अलाउंस मिलते हैं, पर सैलरी के केस में आप सिर्फ डियरनेस अलाउंस को मानोगे, वो भी द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बस इन दोनों को जोड़ोगे, बाकी सबको छोड़ोगे। बहुत सारी जगह पर ये दोनों लिया जाते हैं सैलरी वाले चैप्टर में। इसका आप 10% तक पेंशन के केस में, एम्प्लॉयर के केस में डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉय के केस में कितना टैक्सेबल होगा, एग्जेम्पशन है या नहीं है, कम्यूटेड अनकम्यूटेड, सब हम सैलरी के चैप्टर पढ़ेंगे। यहां बस देखो, जैसे मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं पैसा डाल रहा हूं यहां पर, अगर ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है टिक लगा दो। मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं पैसा यहां डाल रहा हूं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, टिक लगा दो। मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं यहां पर सुपर एन्यूएशन फंड में डाल रहा हूं, पैसा टिक लगा दो। बट मैं एम्प्लॉयर हूं, पेंशन में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, 10% तक टिक लगा दो, अलाउड डिडक्शन है, उसके बाद टिक नहीं लगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, सर अब भी तो अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन था, अप्रूव्ड ग्रेचुटी है बेटा, सेम चीज है, नाम नया काम वही, नाम नया है बस काम वही है, नाम नया है बस काम वही है। जैसे आप पेंशन में पैसा डाल लेते, जैसे आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाल लेते, जैसे आप सुपर एन्यूएशन फंड में डाल लेते, जैसे आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डालते, वैसे ही नाम सेक्शन अलग अलग लिख दिए, अरे एक साथ ही लिख देते, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड एज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी क्रिएटेड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज एम्प्लॉयज अंडर इररिवोकेबल ट्रस्ट इज अलाउएबल एज डिडक्शन। कुछ भी नया नहीं है, बस यहां भी सेक्शन 43B आ गया। जिस तरह सेक्शन 43 बोनस और कमीशन के लिए आया, जिस तरह सेक्शन 43 प्रोविडेंट फंड के लिए, उसी तरह सेक्शन 43 यहां पर भी आएगा। सारी सेक्शन 43 में बी में मैंने सारी बातें लिख रखी है। आगे बढ़ते हैं सब। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम, भैया सर इतने अलग अलग नाम, हमें क्या लिखना है, बस ये लिखना है कि डिडक्शन मिलेगी। जहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगी उस पर एमसीक्यू बन सकता है, उस पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर सकता है, वो हमें याद रखना है। जैसे पेंशन के केस में 10% और 10% जो होना चाहिए सैलरी और डियरनेस अलाउंस का होना चाहिए। एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर। सर ये क्या बोल रहा है, यानी ये जो है ये XYZ लिमिटेड है और ये मेरी एक्स है, मेरी एक्स सर है क्या, ये मेरी एक्स जो है XYZ लिमिटेड में काम करती है, ठीक है, इसी के नाम से मैंने कंपनी शुरू करी थी। एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन फंड और एनी अदर फंड सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो आप पढ़ते हो इंडस्ट्रियल लॉ में अपने, एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉय, जो पैसा हम उनसे लेते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है बेटा, यहां पर क्या है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। और ये क्या बोल दिया, वहां से हम पैसा ले रहे, इतनी देर से हम उनका पैसा जमा कर रहे थे अलग अलग अकाउंट में अपनी तरफ से एज एन एम्प्लॉयर, अब हम उनसे पैसा ले रहे हैं। व्हेन such sum is credited by the employer to the employee's account in the relevant fund on or before the due date of such contribution prescribed in the relevant act, then deduction is, कुल मिला के इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी जब ये वहां पर पैसा दिखेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ क्रेडिटिंग सच कंट्रीब्यूशन, मतलब तभी मिलेगी, जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बैड डेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव MCQ बेसिस पर भी और बड़े क्वेश्चन में भी। बहुत आसान है, आपने 12th क्लास 11th क्लास में देखा कि बैड डेट्स हमारा लॉस होता है, लॉसेस को हम P&L में डेबिट करते हैं और P&L में डेबिट करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को सख्त नफरत है। इनकम टैक्स बोलता है ए तेरा नाम क्या है, बोला सर मेरा नाम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उन्होंने कहा इधर इधर बेटा इधर, उसको ऐसे भगा देता है। पर बैड डेट्स के केस में क्या कहता है, इधर मेरा बच्चा इधर, तेरे को मैं अलाउंस दूंगा, यानी तुझे मैं डिडक्शन दूंगा। अब उसके बाद ये नहीं कि हमें प्रूफ करना पड़े, सर ये मेरा डेटर है, मैंने इसको पैसा सामान दिया, ये सामान लेकर भाग गया, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं इसे उल्टा लटका के मारूंगा, इतना सब बताने की जरूरत नहीं। बैड डेट्स हुए अलाउ करो, बट आपके बैड डेट्स हुए 1 लाख के, पर किसी वजह से अलाउंस मिली सिर्फ 60,000। आपके बैड डेट्स हुए 1 लाख के, आपको अलाउंस मिली 60,000। सर ऐसा भी होता है कि हाँ असेसिंग ऑफिसर ऐसा कर देता है, 60,000 रुपए की अलाउंस मिली तो आप अपना लॉस कितना ही मान बैठे हो, है तो दिल में 1 लाख, पर इनकम टैक्स ने हमें सिर्फ 60,000 की लीव दी,
अब अगर वो 1 लाख वाला डेटर 70,000 रुपए लेकर आ गया, 70,000 रुपए लेकर आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं सर, आ गया। तो आपका 40 जो क्लेम रह गया है उसको तो बिल्कुल हटा दो, घर ले जाना वो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ने आपका दुख में दुख पूरी तरह साथ नहीं दिया, आप भी उसे बताओ मत। बचा हुआ तीसरा टैक्सेबल, मतलब आप अप टू द अलाउंस तक टैक्सेबल कराते हो, जितना आपको नहीं मिला उसे छोड़ देते। एनी डेट और पार्ट देयर ऑफ व्हिच बिकम्स बैड शैल बी अलाउड एज रिडक्शन। वो डेट, बट ये डेट रिलेटेड टू सेल्स होना चाहिए बेटा। आपने किसी को लोन दिया, वो भाग गया, तो वो बैड डेट्स अलाउ नहीं होना चाहिए। बात लिखी नहीं है बट हम समझते ऐसे ही, रिलेटेड टू सेल्स होना चाहिए। इट इज द assessee who decides whether a debt has been become bad or not। हम खुद देखते हैं, एंड द AO कैन नेवर insist the assessee for production of proof। ये मत बताना भैया कौन था, वो कहां भाग गया, वो किसको लेकर भाग गया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वो बैड डेट था, खेल खत्म। डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द assessee। हमारे प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेट होना चाहिए, मतलब बी ए क्लोज नेक्सस बिटवीन द डेट एंड द बिजनेस ऑफ द assessee। मतलब हमने उसे सामान बेचा था, उसी से रिलेटेड वो काम करता था, उसी का बैड डेट। Bad debt arising out of advances made by a lawyer to his client to assist him in purchasing property is not admissible as bad debt। Not the business of the lawyer to provide loans। loans वाला क्योंकि बिजनेस पर बैंकिंग के केस में बेटा वहां तो प्रोविजन भी अलाउ होता है, वहां की नहीं बात कर रहे हैं। हमारे केस में जनरली आता नहीं, हमारे केस में यही वाला आता है, बैड डेट्स अलाउ होगा नहीं, तो बैड डेट्स फुल प्रूफ अलाउ होगा, रिलेटेड टू सेल्स होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स लिखे हुए फ्री, मैंने टैक्स पॉइंट डाला हुआ है, टेंशन मत लो। The bad has been considered as income of the assessee of the previous year or earlier previous year। जो डेट हो वो किसी ना किसी टाइम पर आपने सेल्स में रिकॉर्ड किया हो, एज ए ग्रॉस रिसीप्ट डाला हो, एज ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाला हो। यानी आपने जिसको सामान उधार बेचा, उस पैसे लेकर भाग गया है, वो आपने इनकम में शो किया हो, एज ए सेल्स, एज ए सेल्स, एज ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एज ए ग्रॉस रिसीप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनकम पर आपने पहले टैक्स दिया हुआ है, तो बेड डेट्स अलाउ कर लो, कोई टेंशन नहीं। इस साल या इससे पिछले साल एडवांसेस गिवन टू सप्लायर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेटर फॉरफिटेड इज नॉट अलाउड। दोनों फर्क समझो, हम अपने सप्लायर को पैसा दे रहे हैं सामान खरीदने के लिए, वो भाग गया, सप्लायर वाला केस बैड डेट थोड़ी ना है, क्योंकि इनकम में कभी शो ही नहीं हुआ है। तो आप इसे परचेज में शो करते हो, अगर सामान मिल जाता तो ये बेटा डेट्स अलाउ नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द सेम हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ इनकम। हाउ डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 37(1)। नॉर्मल ऑफ 37(1) में जहां जनरल डिडक्शन है वहां ले सकते हो, पर ये बेड डेट नहीं है। बेड डेट कौन सा होता है? जब ए ने बी को सामान बेचा, बी ने इसके पैसे मार लिए, ये ए के लिए बेड डेट है। बट बी ने मानो इसको एडवांस जमा किया था, ए ने इसके पैसे मार लिए, तो ये तो सप्लायर है, सप्लायर के केस में बेड डेट अराइज नहीं होगा, इसके आप जनरल डिडक्शन ले सकते हो। बेड डेट अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बोरोवर इज अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड मनी हैज बीन लेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेंडिंग बिजनेस एंड नेवर बी अ पार्ट ऑफ। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो किसी को, वो आपके केस में अलाउ नहीं होगा। सिंपल रिलेटेड टू सेल्स देख लो यार। इट मस्ट हैव बीन रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द assessee। ये अकाउंट्स में डेबिट होना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, मैं पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल नफरत है से। वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द assessee ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द अमाउंट ऑफ सच बैड डेट्स बिकम इररिकवरेबल और ऑफ एन अर्ली प्रीवियस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफाइड कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS के हिसाब से, जो कि हमारे कोर्स में इस साल नहीं है, मतलब CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं है। द सेम इन द अकाउंट्स एंड सच बैड डेट्स विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी नोट लिखने की जरूरत नहीं, बैड डेट्स आपको अलाउ है। हम तो बात करेंगे अगर बैड डेट्स की जनरल रिडक्शन रिकवरी होगी, सेक्शन 41 आने वाला है, तब देखेंगे। वो मैंने जो बताया आपको 1 लाख रुपए के बैड डेट्स थे, पर इनकम टैक्स में सिर्फ 60,000 के अलाउंस दिए, तो हम 60,000 से बात करेंगे। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। बिजनेस जो है आप प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर में चलना चाहिए। कंटिन्यूड बिजनेस इज नॉट अलाउड रिडक्शन इवन दो द assessee हैज एनी अदर बिजनेस। फालतू की बातें लिखी हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत। बैड डेट इज नॉट अलाउड रिडक्शन ऑफ द assessee who maintains अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। क्योंकि भैया कैश बेसिस तो पैसा आता है और पैसा जाता है, तो आप क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। बैड डेट्स आर आल्सो अलाउड इन द हैंड्स ऑफ द सक्सेसर ऑफ द बिजनेस। जो आपके बिजनेस को खरीद लेगा उसके केस में अलाउ होंगे। जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। बात तो है रिकवरी और बैड डेट्स की, इसको हमें पढ़ना है। जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च के केस में पढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप जो भी एसेट्स लेते हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप जो भी एसेट लेते हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप जो भी एसेट लेते हो, उसकी आप पूरी की पूरी डिडक्शन ले लेते हो फर्स्ट ईयर में, 100% डिडक्शन। अब आप उसे बेचने बैठे हो तो जो पैसा आएगा वो इनकम है। अगर आप उसे बिजनेस में ले आओगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट को घटाना पड़ेगा, याद होगा आपको। जी सर। इसी तरह वेयर अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट, आपने पहले मिल गई है और पार्ट ऑफ बैड डेट्स अंडर सेक्शन 36(1)(7), यानी इसी की बात कर रहा हूं, पीछे पड़ा। इफ द अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड ऑन एनी सच डेट और पार्ट देयरऑफ इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द डेट और पार्ट ऑफ डेट एंड द अमाउंट सो अलाउड द एक्सेस शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
जो भी ऊपर पड़ा उसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है ये, आपने अमाउंट रिकवर्ड किया, लेस करो बेड डेट्स क्लेम माइनस बेड डेट अलाउड एज डिडक्शन, इसको बोलेंगे डेड डेट रिकवरी। मतलब आपके पास यहां पर 70,000, यार अच्छा सा पेन उठाऊं मैं, आपके पास यहां पर 70,000 की हुई बेड डेट रिकवरी, सेम एग्जांपल है हमारा, इसके हिसाब से चले, बाकी ऊपर छोड़ो सब कुछ। 1 लाख रुपए का आपका क्लेम आपने मांगा था, बट अलाउड एज रिडक्शन हुआ था सिर्फ 60,000, अलाउड एज रिडक्शन कितना हुआ था 60,000, तो आप 30,000 रुपए को क्या कर लोगे क्लेम। बट अगर सर रिकवरी 20 की हुई, छोड़ दो, रिकवरी 30 की हुई छोड़ दो, रिकवरी 40 की हुई, 10 टैक्सेबल होगा। सिंपल सा फॉर्मूला इनका, अमाउंट जो रिकवर्ड हुआ उसे ऊपर लिख लो, आपको पहले कितना कितना अलाउ नहीं करने दिया था उसे माइनस कर लो, कितना अलाउ नहीं करने दिया था, आपने क्लेम किया था 1 लाख पर अलाउ हुआ था सिर्फ 60, क्लेम किया था 1 लाख, अलाउ हुआ था सिर्फ 60, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, दैट इज बेड डेट रिकवरी। मतलब सर हम अगर 1 लाख का बेड डेट क्लेम करते हैं और अलाउ 1 लाख का हो जाता है तो जो भी पैसा आएगा वो रिकवर किया जाएगा। जी सर वही मैं बता रहा हूं, जो भी पैसा आएगा वो रिकवर किया जाएगा। बट आपने 1 लाख रुपए का क्लेम किया था और 60,000 रुपए का अलाउ हुआ था डिडक्शन, तो 40,000 रुपए तक का जो नहीं हुआ था उसे साइड में रख दो, इससे ऊपर की रिकवरी हुई है तो आपकी इनकम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सच रिकवरी शैल बी टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट टू द फैक्ट वेदर द बिजनेस इज कंटिन्यूड और ये रिकवरी आपकी बेड डेट रिकवर्ड मानी जाएगी। इसको आपको पीजीईपी की क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, जैसे आप बैलेंसिंग चार्ज दिखाते थे, मैं याद कराता जा रहा हूं बार बार, उस वाले केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन, पावर सेक्टर यूनिट, पावर जनरेशन वाले केस में। सर समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं मुझे पता है। एप्लीकेबल टू कंपनी ओनली, अरे भैया ये क्या, इस पर एमसीक्यू बेस का क्वेश्चन आता है बेटा, जनरली आपके बड़े क्वेश्चंस में ये टकराएगा नहीं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। फैमिली प्लानिंग बात चल रही है, एक्सपेंडिचर और प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, देखो कंपनी के केस में आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसको मिली है, कंपनी ओनली। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप इंडिविजुअल हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इनकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, आप समझ गए। और इनकम टैक्स का फेवरेट मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बताया था आपको, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, याद है आपको क्या, 35D। जी सर याद है वो, अगर हम कंपनी है, नॉन कंपनीज है, और अगर हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस के नाम पर खर्चा कर रहे हैं तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का हमें डिडक्शन मिल जाता है, और उसको हम 1/5 करते हैं 5 साल के अंदर, राइट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप की चीज। जी सर सेम चीज समझ रहा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन। मतलब अगर आप एक कंपनी हो, आप पीक्यूआर लिमिटेड हो और आप फैमिली प्लानिंग पर प्रमोशन कर रहे हो, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, वो पंचायत देखी थी ना आपने, पंचायत वेब सीरीज, उसमें जो दीवारों पे लिखा होता है, मैं बोलूंगा नहीं, वो फैमिली प्लानिंग का कहीं ना कहीं, वो तो वैसे गवर्नमेंट करा रही थी, लोकल अथॉरिटी करा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट करा रही थी उस केस में, बट उसका आप प्रमोशन करते हो, ठीक है, उसका आप, ठीक है, प्रमोशन करते हो। मैं उसका थोड़ा सा डायलॉग लिख दे रहा हूँ, 2 बच्चे सबसे अच्छे, सर ऐसा तो नहीं था, कुछ और था, हाँ 2 बच्चे सबसे अच्छे, कुछ ऐसा। आप प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब लोग जनसंख्या को बढ़ावा दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड है, होना भी चाहिए, बट कंपनी को, यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है दैट इज RRR एंड कंपनी, हो सकती है नहीं सर, आपने तो कंपनी लिख दिया, अरे तो कंपनी थोड़ी ना पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी तो ये प्राइवेट लिमिटेड वाली, ये RRR एंड कंपनी, ये पार्टनरशिप फर्म है। हम 3 दोस्त हैं, राम ऋषभ राहुल, हम 3 दोस्त हैं, राम ऋषभ राहुल, तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली है, पार्टनरशिप फर्म खोली है, और हम फैमिली प्लानिंग पर खर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगवा रहे हैं, कैंपेनिंग करवा रहे हैं, रैली निकलवा रहे हैं, स्कूल बच्चों को रैली निकलवा रहे हैं, खूब फैमिली प्लानिंग पर खर्चा कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग पर। तो क्या हमारा डिडक्शन अलाउ होगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम RRR प्राइवेट लिमिटेड, RRR लिमिटेड बना लेते तो हमारा फैमिली प्लानिंग पर हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, रेवेन्यू फुल अलाउड होगा, और कैपिटल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 1/5 जो आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए पढ़ा था, वही आपका सेम टू सेम यहां लग जाएगा जो आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए पढ़ा था। वो कंपनी और नॉन कंपनी दोनों के लिए था, ये सिर्फ कंपनी के लिए। वो कंपनी के केस में MOA वगैरह बनाते थे तो उस केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप मेरी बात, उसी को आप एक्चुअल अमाउंट और 5% विच एवर इज हायर और लोअर, आपने पीछे ही तो पढ़ाया यार, अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं। Where deduction is allowed in respect of any expenditure under this section, no deduction, no deduction, no no no। सर किसकी बात कर रहा है? उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जब डिडक्शन आपको यहां मिल गया है 1/5,
150 मिल गया, तो आप वहां मत चलिएगा ना 10% 15%, यानी यहाँ कैपिटल रेवेन्यू दोनों पर अलाउ है, रेवेन्यू फुल्ली अलाउड है। ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इन केस ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जैसा आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बच जाता था पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, वो डेप्रिसिएशन जो क्लेम नहीं हो पाया है अनअब्सॉर्ब्ड बन जाएगा, इंडेफिनिट पीरियड तक आप उसको क्लेम कर सकते हो। सेम चीज यहां समझना, सेल ऑफ एसेट एक्वायर्ड फॉर फैमिली प्लानिंग ट्रीटमेंट इन सेम मैनर एज इन केस ऑफ यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब इस केस में आप 100% डिडक्शन अलाउ कर लेते हो, मानो 1/5 करके, और उसके बाद आप एसेट को सेल कर देते हो, सेल करोगे जो पैसा आएगा पीजीबी में टैक्सेबल करा दोगे, कॉस्ट से ऊपर आएगा कैपिटल गेन में चला जाएगा। सेम साइंटिफिक रिसर्च वाला अंडर सेक्शन 30 वही वाला चार्ट है बेटा, यूएस है बेटा अंडर सेक्शन 35 आगे बढ़ते हैं। जनरल डिडक्शन, ओ माय गॉड फेवरेट टॉपिक, एनी एक्सपेंडिचर इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन एनी प्रोविजन, मतलब आपसे यहां इन्होंने 36 में 2-3 बातें करी, बोनस कमीशन को लेकर बातें करी है इन्होंने, वो इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की, सुपर एन्युएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कुछ चीजों की बात करी, पर क्या इन्होंने बहुत सारे एक्सपेंसेस की बात करी, लाइक एडवर्टाइजमेंट, लाइक स्टेशनरी, लाइक मिसलेनियस एक्सपेंस, लाइक कैरेज इनवर्ड, लाइक कैरेज आउटवर्ड, लाइक फ्रेट इनवर्ड, लाइक फ्रेट आउटवर्ड, लाइक मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L, दोस्त क्या इन्होंने बात करी? नहीं सर। तो जब इन्होंने बात नहीं करी तो उसका रिडक्शन में इस सेक्शन में ले सकते हैं, एंड फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन, यानी आप इसको जनरल रिडक्शन, जनरल सेक्शन बोल सकते हो। आपने कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का आपने अपने बिजनेस के लिए किया है, आप उसका क्लेम ले सकते हो। सर पे और विदाउट पे वाले 43B में आएंगे, यहां पर पे, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, व्हाटएवर, बस रिलेटेड टू दैट ईयर, रिलेटेड टू दैट प्रीवियस ईयर। रिडक्शन कैसे मिलेगी? इट मस्ट बी रियल एंड नॉट नोशनल। भैया रेंट जो आपने अपनी बिल्डिंग का अगर रेंट क्लेम करा है तो गलत बात है, बहुत मारेंगे उल्टा लटका के। आपने अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, बहुत मारेंगे लटका के। ऐसे केस में नोशनल वाला नहीं, फिक्टिशियस इन लिeu ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इनको नहीं। इट मस्ट बी एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब ये रियल में होना चाहिए, खर्चा करोगे तभी चर्चा होगी, खर्चा होगा तो चर्चा होगी, चर्चा मतलब एक्सपेंसेस को अलाउ किया जाएगा। एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी, इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का ही खर्चा होना चाहिए, 50 साल पुराना नहीं। नॉट भी पर्सनल, सिंपल सी बात है, आप इतनी देर से पढ़ रहे हो, क्या पर्सनल खर्चों को ये लोग अलाउंस दे रहे? क्या पर्सनल खर्चों को अलाउंस दे रहे हैं? सर नहीं दे रहे। मैंने बताया था सेक्शन 38(2), जितने किलोमीटर गाड़ी आपके बिजनेस के लिए चली थी लास्ट लेक्चर में, 15,000 किलोमीटर बनी, 15,000 का खर्चा आया उसका, तो 10,000 किलोमीटर आपकी बिजनेस के लिए चली तो 10,000 का आप अलाउ करोगे, बाकी का 5,000 अलाउ नहीं करोगे पर्सनल एक्सपेंस। इट मस्ट नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या मिल सकता है? सर डेप मिल सकता है, एडिशनल डेप मिल सकता है, ठीक है। 35AD में 100% डिडक्शन मिल सकती है, फैमिली पेंशन, अब फैमिली प्लानिंग अभी भी पढ़ा है हमने, तो वो यहां नहीं आएगा। मतलब इट मस्ट बी रेवेन्यू होना चाहिए, सिंपल ये बात बोलना चाहिए। इट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट हैव बीन इनकर्ड फॉर एनी पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर इट्स लॉ, पेनल्टी टाइप की कोई चीज नहीं होनी चाहिए किसी लॉ को तोड़ने वाली, वो आपका अलाउ नहीं की जाएगी, यानी कोई टाइप की पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, भैया जब अलाउ की बात लिख दी तो डिसअलाउ की भी लिखेंगे। Whereas section 30 से 37 deals with the expenditure which are allowed. The act also lists certain expenditure which are specifically disallowed. Section 40 states that notwithstanding anything contained in section 30 से 38 certain amount shall not be deducted. ये नहीं बोल रहा कि मैं अलाउ नहीं होने दूंगा, बस ये बोल रहा है कि मैं, आप अगर डिडक्शन नहीं दोगे, टीडीएस नहीं काटोगे तो मैं उनको डिसअलाउ कर दूंगा, मैं उनको अलाउ नहीं होने दूंगा, मैं उनको अलाउ नहीं होने दूंगा। कौन बोल रहा है? सेक्शन 40 बोल रहा है। 30 से 38 तक आपने जो पढ़ा वो ठीक है अपनी जगह, पर मैं इनको अलाउ नहीं होने दूंगा। अगर आप इनको डिडक्ट नहीं करोगे, जो ये बोल रहा है उसकी बातें नहीं मानोगे, तो रोटी नहीं मिलेगी आपको घर में। दोस्त क्या क्या बातें लिखी है एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि सर यहां पर लिखा है इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल टू नॉन रेजिडेंट। अगर आपने किसी बाहर वाले विदेशी को, मतलब विदेशी तो नहीं सर, नॉन रेजिडेंट अपना भी कोई बंदा हो सकता है, वो बाहर रह रहा है कई सालों से, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में देखा था, और आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 40A(1), एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट
विच इज पेबल। अगर आपने कुछ भी ऐसा सामान या पैसा अगर दिया उसे किस नाम से, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो अगर नॉन रेजिडेंट को या आउटसाइड इंडिया को, इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड सोर्स अंडर चैप्टर 17B, यानी टीडीएस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। अगर आपने टैक्स नहीं काटा है तो आपको डिडक्ट, या काटा है और जमा नहीं किया टैक्स ड्यू डेट तक, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी पीछे वाली और आगे वाली बात है, सेक्शन 40 रोक लगाता है। जैसे सेक्शन 43 बोलेगा पे कर दो अमाउंट को, डिडक्शन ले लो, पे कर दो अमाउंट को, डिडक्शन ले लो। सेम 40 बोलता है कि भाई डिडक्ट कर लो अमाउंट को, टीडीएस को, नॉन रेजिडेंट को जब पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का, रॉयल्टी का, पे डिडक्ट कर लो इसका अमाउंट। मतलब मानो उन्हें 1 लाख रुपए का पेमेंट करना, तो 10% का डिडक्शन था, 10,000 रुपए काट के अपने पास रखने थे, पर उन्होंने बोला अरे सर रहने दो मत काटो हमारा पैसा, हम गरीब आदमी। मैंने कहा तुम गरीब हो, नॉन रेजिडेंट हो तुम, हमारे देश में तुमसे ज्यादा इज्जत नहीं है किसी की। यानी अगर हमने उनका ये पैसा उनकी बातों से मानकर उनका पैसा काटा नहीं टीडीएस का, तो आप इस 1 लाख रुपए को डिडक्ट नहीं करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, where in respect of any such sum tax has been deducted in any subsequent year or has been deducted during the previous year but paid after the due date of submission। मतलब आपने या तो टैक्स तब नहीं काटा पर अब काट रहे हो, तब नहीं काटा तब डिडक्शन नहीं मिली, या तब काटा था और जमा नहीं किया पर अब जमा कर रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि टैक्स पॉइंट है, तो सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड। सिंपल सी बात है कि आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का, बट टीडीएस नॉट डिडक्टेड। सिंपल नॉन रेजिडेंट की बात चल रही है, जब रेजिडेंट आएगा तो 30% पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बाकी 70% डिडक्शन मिल सकती है। टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो आपको नॉट अलाउड खर्चा, आपको नॉट अलाउड। अगर आपने इस सम को 23-24 में बेटा डिडक्ट कर लिया या जमा कर दिया 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो आप 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में इसको खर्चे को अलाउ कर सकते हैं माय फ्रेंड। जी सर, वेयर एन एसएससी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स ऑन एच सच इट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 2011 दैट इट शैल बी डीम्ड दैट द एसएससी हैज डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स ऑन सच सम ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटन बाय द। यानी सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर कोई एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं है, मतलब उसने आपका ये काम कर दिया, तो आप फिर क्लेम ले सकते हैं। रॉयल्टी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 911, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस शैल हैव द सेम मीनिंग एज सेक्शन 917। नहीं, ये वही वाले बेटा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड वाले जो कॉन्सेप्ट थे। चलिए सर, अब कुछ कहानी आ रही है हमारे सर रेजिडेंट पर। कौन? अपना भाई, अपना पड़ोसी, अपना भाई, रेजिडेंट टाइप का पर्सन, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। वो क्या बोल रहा है? 30% of any such sum payable to a resident on which tax is deductible at source under if has not been deducted। मतलब 30% क्या है, अलाउ या डिसअलाउ? डिसअलाउ। पूरा बेटा कहानी डिसअलाउ की चल रही है वहां से लेकर, उन्होंने बोला एक्सपेंस, बोला था डिसअलाउ एक्सपेंडिचर। अगर आपको कोई रेजिडेंट को पेमेंट करना है लाइक इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी वगैरह का, अभी हम इनकी जो बातें कर रहे हैं, अगर आपने वो पेमेंट करा उसको और टैक्स काटना भूल गए, टीडीएस काटना भूल गए, एग्जाम्पल के लिए पीडब्ल्यू जो हमें कोई पेमेंट दे रही है वो टीडीएस काटना भूल गई हमारा, तो पीडब्ल्यू को उसका खर्चा क्लेम नहीं मिलेगा। बट क्या पूरा नहीं मिलेगा? नहीं सर, मैं रेजिडेंट हूं, ऑर्डिनरी वाला, तो उस केस में सिर्फ 30% डिसअलाउ होगा, 70% अलाउ उसी साल हो जाएगा। आफ्टर डिडक्शन टैक्स हैज नॉट बीन पेड, यानी डिडक्ट कर लिया बट टैक्स जमा नहीं किया बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, वेयर सच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। जब काटा जाएगा तब क्लेम मिल जाएगा, सेम जब पे करोगे तब क्लेम मिलेगा। सेक्शन 43 बोलता है, अभी थोड़ी देर बाद बोलेगा। सेक्शन 40 बोलता है जब काटा जाएगा, क्या? जब काटा जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में तभी पूरा अलाउ होगा, रेजिडेंट के केस में तो 30% अलाउ होगा, क्योंकि 30% ही डिसअलाउ कर रहे हैं दोस्त हम लोग। कितना? 30% ही डिसअलाउ कर रहे हैं। आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, देन द अमाउंट डिसअलाउड, जो आपको अलाउड नहीं किया था, 30% पोर्शन शैल बी अलाउड एज रिडक्शन इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। नीचे बातें समझ लेते हैं इनकी क्या करें। वेयर सच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, तो जो भी 30% या 100%, यानी 30% और 100%, 100% इन केस ऑफ एनआर और 30% इन केस ऑफ रेजिडेंट। वेयर सच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर बट टैक्स हैज बीन पेड आफ्टर द, मतलब काट आपने तब लिया था पर पे नहीं करना, पे करना भूल गए थे, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, अलाउंस नहीं मिलेगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा सिर्फ 30%, और जब आप पे कर दोगे अलाउ हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल यहाँ डाला हुआ है, उसको आपको करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व है, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं, आगे मैंने डेट्स लिख रखी हैं।
Where an assessee fails to deduct that whole or any part of the tax but is not to be deemed to an assessee in default, सेम बात है। तो अभी हम एनआर के केस में पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। Commission of brokerage includes any payment received or receivable by a person acting on behalf of another person for services rendered or any service in the course of buying or selling of goods or in relation to any transaction related to valuable article। वैसे बस बता रहा है कमीशन और ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है। चलिए सर, एक ये वाली चीज है आपके लिए जो मैंने बोला है, एक्सपेंडिचर गिवन इन बिलो इंटरमेन द ईयर ऑफ अलाउबिलिटी। सिंपल सी चीजें, मैंने सारी चीजें यहाँ लिख रखी हैं आपके, रेजिडेंट 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 स्टेटस एनआर वाला नहीं था तो 30% जो डिडक्शन नहीं मिलेगी, 30% ऑफ सच शैल बी डिसअलाउड। और ये कब मिलेगा? जब ये पे कर देगा। यहाँ 23-24 में पे कर रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे हम यहाँ पर अपना। 23-24 में पे करेगा तो 24-25 में इसकी असेसमेंट ईयर में इसको अलावेंस मिल जाएगी। ये 24-25 में पे कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पे कर रहा है तो 25-26 में मिल रही है, यानी 30% शुरू में अलाउ डिसअलाउ हो जाएगी और फिर अलाउ होगी जिस साल आप पे कर देंगे या काटेंगे टीडीएस। चलिए सर, आगे हमारा फेवरेट वाला सेक्शन, सेक्शन 43B, एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन कैश बेसिस। एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन कैश बेसिस, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम जरूर करते जा रहे हैं। सेक्शन 35 साइंटिफिक, उससे पहले 32 किया था, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जिस पर सबसे ज्यादा इस बार एग्जाम्पल्स, एमसीक्यू या क्वेश्चंस आए हैं या मैंने आपके डीपीपी में जो डाले हुए। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंस आर अलाउड ओनली इफ द पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। वर्ड देखना बेटा, पेमेंट इज मेड। इतनी देर से बहुत देर तक सेक्शन 43 कई जगह पर आ रहा था सर, बोनस और कमीशन में आया था और सर काफी सारी चीजों में आया था, प्रोविडेंट फंड में भी आया था। वो चीजें एक एक कर देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला भले ही आपकी लायबिलिटी आ गई, पर अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट से इनका नहीं किया पहले तो आपको इसकी अलावेंस नहीं मिलेगी। Any sum payable by way of tax, duty, cess or fees by whatever name called under any law for the time being in force। मतलब अगर आपने जीएसटी का पेमेंट समय पर नहीं किया, आपने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया और आप ये सोच रहे हो इंपोर्ट ड्यूटी का तो पेमेंट करना पड़ता है तभी आपके घर सामान आता है, कोई सेस है, कोई फीस है जो कि गवर्नमेंट से बेसिकली लिंकेज होती है, आप उनका अलावेंस नहीं ले सकते हो जब तक आप पे नहीं करोगे। इधर कर पे, इधर कर अलाउ, नहीं करेगा पे तो हो जाएगा डिसअलाउ, इधर कर पे इधर कर अलाउ, नहीं करेगा पे तो हो जाएगा डिसअलाउ। एनी सम पेबल एज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। अभी पीछे पढ़कर आए थे बोनस और कमीशन, तो सैलरी की बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? चलिए इसकी बात सुनते हैं आगे। एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग, याद है सर सेक्शन 36(1)(3) अभी पढ़कर आए हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल, इन वाली चीजों के लिए बोलना है, अदर पार्टीज के लिए नहीं बोलना। मतलब आप अगर इंटरेस्ट लेते हो, बोरो किन से करते हो अमाउंट, इनसे। सेक्शन 36(1)(3 जस्ट एन एग्जांपल, उसमें आप पढ़कर आए थे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बट वहां पर रिलेटेड नॉन रिलेटेड पार्टीज भी थी। यहां पर इन लोगों से अगर आप लेते हो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी फेवरिक, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जनरली शेड्यूल्ड बैंक भी होना चाहिए। यहाँ पर एक शेड्यूल्ड बैंक क्यों नहीं भैया? शेड्यूल्ड बैंक भी होना चाहिए बेटा, एक शेड्यूल्ड बैंक। सर आपको याद है ये चीजें? जी अभी पढ़ा पा रहे हैं आपको, शेड्यूल्ड बैंक भी होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम अ डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। कुछ भी मत पढ़ो, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है सर, फिर लिखा क्यों है? ये बस बेटा नोटिंग्स में लिखा हुआ था, इसलिए चीजों को एज इट इज कॉपी करा दिया है। तो शेड्यूल्ड बैंक यहाँ पर आ गया, नहीं आ गया? और अ कोऑपरेटिव, तो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कोऑपरेटिव भी आ गया थी। तो इन वालियों को जब तक आप इनका इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, पे कर अलावेंस ले ले, पे नहीं करेगा डिसअलावेंस ले ले। एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ एनी लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि लीव इनकैशमेंट। एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ एनी लीव, पैसों छुट्टी के बदले पैसे, उस केस में भी एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अभी पढ़कर आए थे, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एनी सम पेबल बाय द इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेल है, उसका आपने कोई भाड़ा वाड़ा रोक रखा है, ठीक है, उसके एसेट्स को यूज किया और उसका पैसा रोक रखा है, जब तक पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं मिलेगा। सिंपल है। सेक्शन 43 भी इंटरेस्ट का केस है, बोनस कमीशन है, एम्प्लॉयज के केस में वाला कॉन्सेप्ट है, टैक्स ड्यूटी सेस फीस, इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछता है ये अलाउ होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 44, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट दमदार और बेहतरीन सेक्शन, जो आपसे बताता है आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाओ, अगर आप ये वाले हो इंसान
छोटे मोटे लोग हैं। जैसे अगर आपकी बात करूं मैं छोटे से, जिनसे आप फ्रूट्स खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, वेंडर, सेलर जो घरों में आके साइकिलों पर सब्जी बेचती हैं, ठेला गाड़ी लेकर आते हैं अंकल लोग, वो भी तो पीजीबीपी में आते हैं सर पीजीबीपी में आते हैं वो लोग तो। और सर हमें तो ऐसा लगता है वो पर डे 1000 रुपये कमाते हैं तो महीने में 30,000 और साल में 3,60,000 रुपये। सर उनको तो रिटर्न ऑफ इनकम भरना चाहिए पीजीबीपी के हिसाब से। अब उसके केस में देखो, जनरली तो ऐसा अपने देश में पॉसिबल नहीं है वो लोग आरओआई भरें, ठीक है। बट अगर बहुत सारे लोग, जो लोग आरओआई नहीं भरते, उनके पीछे मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, उनके पीछे कुछ रीजन है। यहां पर जो लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करनी चाहिए और कब आप बच सकते हो, इस चीज को पढ़ लो। पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस ग्रॉस रिसीप्ट्स इन द प्रोफेशन एक्सीड्स 1.5 लाख इन ऑल ऑफ 3 years इमीडिएटली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स 1.5 लाख से कम है, अगर 1.5 लाख से ज्यादा है पिछले 3 सालों में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। यानी 1.5 लाख से कम अगर ग्रॉस रिसीप्ट्स है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना सकते हो। इनडायरेक्टली शायद ये बोल रहा है, ग्रॉस रिसीप्ट इन द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेजेंट द प्रीवियस ईयर। अब हम इसकी बात करते हैं। ये तो था एग्जिस्टिंग बिजनेस, क्योंकि 3 साल पुराने किसके देख सकते हो आप, सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस के, जो बिजनेस पहले से मौजूद है। तो ग्रॉस टोटल रिसीप्ट इन द प्रोफेशन फॉर दैट ईयर इज लाइकली टू एक्सीड, लग रहा है कि तू तेरे को खाते बनाने की जरूरत है। यानी अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया अगस्त में, मार्च में ही खत्म होना है इसका ये साल, बट अगस्त से मार्च के बीच में ही फरवरी या जनवरी के लास्ट चल रही थी और इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1,42,000 के आसपास ग्रॉस रिसिप्ट्स कर रही है, ये पार करने वाली है, इज लाइकली टू एक्सीड, लग रहा है पार कर जाएगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट, जनरल लेजर, ट्रायल ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, बचपन से 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कॉमर्स में। ग्रॉस टोटल रिसिप्ट इन द प्रीफरेशन फॉर दैट ईयर इज नॉट लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख। सेम बातें लिखी हुई है। मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज द एनेबल द एओ इज टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। अगर उसको लग रहा है कि एओ को जरूरत है इसको टैक्सेबल इनकम नहीं तो करेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे, पर्सन कैरिंग ऑन ए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ये किसकी बातें कर रहा है, नॉन स्पेसिफाइड। इसके केस में क्या बोला, प्रॉफिट फ्रॉम सच प्रोफेशन और बिजनेस एक्सीड्स 1,20,000। वर्ड सुन लेना बेटा, वहां पर ग्रॉस रिसीप्ट्स था, यहां पर ग्रॉस रिसीप्ट्स था, और यहां पर किसकी बात कर रहा है, प्रोफेशन फ्रॉम सच, प्रॉफिट फ्रॉम सच मतलब ग्रॉस रिसीप्ट्स होती है आपकी सेल्स, आपका टर्नओवर, आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका अमाउंट ऑफ रिसीप्ट, जो पैसा आता है आपके। प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट, लाइक लास्ट वाला। एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात कर रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2.5 लाख, बाकी सबके लिए 1,20,000, और द टोटल सेल्स और टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। दोनों कंडीशन है, प्रॉफिट 1,20,000 और एचयूएफ इंडिविजुअल केस में 2.5 लाख। सर एचयूएफ इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख क्यों, तो बेसिक एग्जाम्पशन कितनी है, 2.5 लाख रुपए। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ 25 लाख। सर ये लिमिट हमें याद रखनी पड़ेगी बेटा, इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी पड़ेंगी, या मैंने एमसीक्यूज डाले हुए डीपी में वो याद करा देंगे आपको। सेक्शन 44A मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कई बार एमसीक्यू टपक जाता है, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा इससे। लिमिट डज नॉट एक्सीड इन ऑल द 3 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस, यानी सिंपल सी 4 लिमिट्स है। प्रॉफिट को लेकर 1,20,000 और इंडिविजुअल अचीव में 2.5 लाख। इसको केस देखो यहाँ याद रखो, 10,000 पर मंथ 10 लाख रुपए साल, 10,000 पर मंथ 10 लाख रुपए साल, 2.5 लाख रुपए साल का प्रॉफिट और 25 लाख रुपए साल की सेल्स एक्सेट्रा इज लाइकली टू एक्सीड द सेड अमाउंट। मेंटेनेंस सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ तो करने ही पड़ेंगे। इनकम इज नॉट लाइकली टू एक्सीड द सेड लिमिट एंड द सेल्स टर्नओवर ग्रॉस likely not required to maintain any books of accounts। अगर इनसे अंदर में हो, आप लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो, क्या है 10,000 पर मंथ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की, और 2.5 लाख रुपए पर ईयर फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। पर मंथ याद रखोगे उधर 10 लाख पर एनम और 25 लाख पर एनम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। अब कॉन्सेप्ट है सर, पर्सन फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, कौन लोग आ जाते हैं। एनएसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, 44BB और 44BBB, ये 3 लोग ऐसे हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं। ये हमारे ट्रक वाले भैया 44BB, 44 हु क्लेम्स इनकम फ्रॉम सच बिजनेस टू बी लोअर देन द डीम्ड इनकम कंप्यूटेड इन द, मतलब हो सकता है इनकी नॉर्मल इनकम ज्यादा हो और डीम्ड इनकम कम हो। डीम्ड इनकम क्या होती है इनकी, वही 1000 पर टन वाली, तो एक बात करेंगे आगे। और उसके केस में क्या होता है, टैक्स ऑडिट जब आप कराते हो तो 8%, 6% वाला केस में, उस वाले केस की बात कर रहे हैं। वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD इज एप्लीकेबल एंड इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स।
दैट इज बेसिक एग्जामिशन लिमिट, इनको भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज द एओ में कंप्लीट, मतलब ये बात बोल रहा है जो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वायरमेंट है वो आपके पास चीजें होनी चाहिए, लाइक बैलेंस शीट आपके पास है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल लेजर कहाँ बनाया उसकी जरूरत नहीं है। असेसी यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट की, 44 एडी जो लोग लेते हैं उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ भाई टैक्स ऑडिट पर। फॉलोइंग असेसी आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन लोग, एंड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिक द ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 1 मंथ। इन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है। सर हम पढ़ क्या रहे हैं, इनकम टैक्स या ऑडिट? ऑडिट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम टैक्स ऑडिट सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ रहे हैं। सेक्शन 43 तक पीजीबीपी खत्म हो चुका है बेटा, सेक्शन 44 एबी एडी और डबल ए ही रह गया बस। ये बोलता है कि अगर आपकी सेल्स या ग्रॉस रिसीप्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ को पार कर रही है, यानी बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं जिनकी दुकानदारी 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रोफेशनल के केस में ये लिमिट 50 लाख हो जाएगी, मैं उससे भी साथ साथ पढ़ाता जा रहा हूं आपको। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख हो जाएगी, यही लिमिट साथ साथ, ठीक है। अगर कोई पर्सन डिक्लेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड गेन फॉर द सेक्शन अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडी क्या बोलता है, 44 एडी बोलता है कि आप अपने ग्रॉस रिसीट पर 8% और 6% का डीम्ड प्रॉफिट देख सकते हो। यानी अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट कैश में है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश में, तो 8%, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अकाउंट पे चेक यानी अदर देन कैश है बेसिकली, उस केस में 6%। यानी आपकी मानो सेल्स हुई है 50 लाख रुपए या 80 लाख रुपए, 80 लाख में से 30 लाख की कैश सेल्स है और 50 लाख की आपकी अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई है। तो 50 लाख पर 6% लगाएंगे 3 लाख रुपए इनकम आ जाएगी, और 30 लाख रुपए पर 8% लगाएंगे 240, तो 5,40,000 मान ली जाएगी। यानी 50 लाख 30 लाख टोटल इनकम कितनी दी है, टोटल सेल्स कितनी दी है, एग्जाम्पल ही मेरा कंफ्यूज हो गया। 50 लाख की इनकम, 50 लाख की ग्रॉस रिसीट में 30 लाख रुपए ये थी, 20 लाख रुपए थे, 20 पर 61 और 30 पर 81, 61 81 3,40,000 बेसिकली। यानी यहां पर हम मैक्सिमम 8% तक प्रॉफिट दिखा सकते हैं और मिनिमम 6% तक। कब नहीं, मैक्सिमम मिनिमम 8% और मिनिमम 6%, मैक्सिमम तो कुछ भी दिखाओ। 8% 6% दिखाते हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम पर चल रहे हो, चेक से चल रहे हो। सर हो क्या गया आपको, थोड़ा 6% दिखाओगे और आप कैश में ले रहे हो पैसा, तो टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट इन बिजनेस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, क्योंकि 44 एडी बोलता है कि ये लिमिट 2 करोड़ तक वालों के लिए है, यानी बड़े से भी थोड़े बड़े लोग, यानी इनकी नजर में 1 करोड़ वाले बड़े हैं, और इसकी नजर में 44 एडी की नजर में स्मॉल टैक्स पेयर है 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले, यानी ये 2 करोड़ वालों को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देता है, जिस पर अभी क्वेश्चन एमसीक्यू डाला हुआ है मैंने। देन द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, इनके ऊपर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। किनके ऊपर, जो 44 एडी में जाते हैं वो 44 एडी की बात नहीं सुनेंगे अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़, मतलब 1 करोड़ की जगह इनकी लिमिट है 2 करोड़। टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है और आप 44 एडी की बात नहीं मानते तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और 1 महीने पहले उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी रिटर्न फाइलिंग की डेट से। वो क्या गया आज मुझे, समय तो हुआ नहीं, चक्कर इतने क्यों आ रहे हैं। नेक्स्ट exception number 2, in the following conditions are satisfied, then the higher threshold limit of 10 crore shall be applicable for a person carrying on business। अरे भैया 1 करोड़ से ऊपर उठकर 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर उठकर 10 करोड़, किसके लिए? ये बेटा अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पर, क्योंकि एमसीक्यू कोई था नहीं तो बनाया भी नहीं, ठीक है। अगर होगा तो मैं डीपीपी में अवश्य डालूंगा, अगर अभी डीपीपी बनना है शाम को। क्वेश्चन क्या है कि आप देखो 44 एडी वाले हो तो 2 करोड़ तक ऑडिट मत कराओ, 44 एडी वाले नहीं हो तो आप 44 एबी की बात मानो 1 करोड़ तक कमाओ। बट अगर आप 44 एडी वाले भी नहीं हो, एबी वाले भी नहीं हो, बट आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़, उस टर्नओवर में ये चीज मेंशन हो कि इनके लिए ये मोदी जी के फेवरेट है, ये लोग मोदी जी के फेवरेट है, ये लोग मोदी जी की बात मानते हैं, कैशलेस इंडिया की बात मानते हैं, ये समाज का भला चाहते हैं, यानी ये लोग पेमेंट ऐप पेमेंट से ज्यादा, मतलब पेटीएम पेमेंट या भीम यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, चेक, बैंक्स, इनसे पेमेंट लेते हैं कैश में ना के बराबर। ना के बराबर क्या पेमेंट देख लो, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड, कुछ भी नाम से बोलो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेट अमाउंट। सेट अमाउंट कौन सा, यही ग्रॉस रिसीव्ड, टर्नओवर, सेल्स। अगर आपका टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा, मतलब कोई भी टर्नओवर है, मानो आपका टर्नओवर है 5 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ तक की लिमिट है, तो 5% कितना हो गया इसका, 25 लाख रुपए। 5% कितना हो गया, तो 25 लाख रुपए से कम में रहना आप लोग, डज नॉट एक्सीड 5।
5 करोड़ का 5% 25 लाख ही हुआ ना रे। 5 करोड़ का 50% 2.5 करोड़ होता है, हाँ 25 लाख रुपए। अगर 5 करोड़ का 5% 25 लाख रुपए से कम का टर्नओवर अगर आपका कैश में नहीं है, 25 लाख से कम का कैश में, बाकी का आपका अकाउंट पे ही चेक, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वगैरह है, तो आप इस केस में टैक्स ऑडिट नहीं भी करा सकते हो। कब? ये बेटा न्यू अमेंडमेंट है, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन 1 तो सिंपल है, जो 44 एडी की औलाद है वो एबी की बात नहीं मानेंगे, तो बाकी जो इनके बच्चे हैं वो भी बात नहीं मानेंगे। एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग इनकम फॉर एक्सपेंडिचर, ये चीज रिसीप्ट्स के संग पेमेंट के लिए भी अप्लाई होती है। यानी आप पेमेंट का भी 5%, यानी 5 करोड़ का टर्नओवर, तो मानो आपका पेमेंट होगा 3 करोड़ का या 3.5 करोड़ का या 4 करोड़ का, वॉट एवर, तो उसमें भी 5% की लिमिट लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि आपने अगर ये 5% की लिमिट पार करी तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर आपको ये लिमिट नहीं। और आपका टर्नओवर भले ही 10 करोड़ हो, 1 का 10, टर्नओवर भले ही 10 करोड़, बस टर्नओवर 10 करोड़ से अंदर में उसका जो ग्रॉस रिसीप्ट का टोटल है वो 5% के अंदर ही कैश वाला होना चाहिए। इन नटशेल एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ बिजनेस एसेसीज आर एज अंडर। टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ है, एप्लीकेबल है। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड एसेसीज कवर्ड अंडर 44 एडी, नॉट एप्लीकेबल। मतलब टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और 44 एडी की बात मानता है वो 8% और 6% वाली, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन अभी करेंगे, 8% 6% मैंने समझा दिया आपको। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, एफर्ट्स एंड कंडीशन ऑफ सेटिस्फाइड, नॉट एप्लीकेबल। मतलब टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और ये वाली बात मानना है, टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और 1 करोड़ से ज्यादा है, एफर्ट्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एप्लीकेबल है। पीछे वाले की, ये किसकी औलाद है बेटा? 44 एबी की औलाद है, ये 44 एडी की औलाद है। कहाँ गया? ये 44 एडी की औलाद है, इस पर एप्लीकेबल नहीं है। एबी की है तो एप्लीकेबल है। टर्नओवर आपका 10 करोड़ से कम है, 9 करोड़ है, 8 करोड़ है, 7 करोड़ है, 9.5 करोड़ है, और आपके जो कैश वाले ट्रांजेक्शन है, रिसीप्ट्स और पेमेंट, वो 5% से कम है। आई होप मेरी यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्रॉस रिसीप्ट्स ऑफ प्रोफेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50 लाख। यही चीज प्रोफेशन के केस में कितनी हो जाएगी? 50 लाख रुपए। यही चीज प्रोफेशन के केस में कितनी हो जाएगी बेटा? 50 लाख। पीछे वाले केस में बताया, मतलब जो चीज अभी 1 करोड़ थी टैक्स ऑडिट के लिए, वो यहां पर 50 लाख रुपए। प्रोफेशन जिन पर अगर ये 44 एडी की तरह सेक्शन लेते हो, एडी है शायद, ठीक है, सेक्शन एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा, वो अगर आप लेते हो तो आपको 50% से इनकम शो करनी पड़ती है। कितने परसेंट से? 50। स्पेसिफाइड प्रोफेशन 50% से आपको इनकम शो करनी पड़ती है। एंड एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 ए, बीबी और ट्रिपल बी, एसएससी has claimed that his income from such business is lower than the deemed income computed in accordance with the respective section. SSC covered under 44 ADA, SSC has claimed that his income is lower than the presumptive income covered under 44 ADA. मैंने ADA ही बोला था ना आपको, AD जैसा सेक्शन, ADA ही बोला था ना, हाँ ठीक है। 44 AD यानी वही 50% आप इसमें लेते हो। एंड हिज इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए। एंड एसएससी कवर्ड अंडर 44 AD एंड हिज इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। सर क्या लिख रहा है, मैं क्या समझा रहा हूं? तो पीछे की बात है, सेम चीज है। और अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी बेटा आधा परसेंट, ये 1/2.5% है ये, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर या लोअर नहीं है सर हर जगह। अच्छा विच एवर इज लोअर है यार, विच एवर इज लोअर है, जो कम होगी, क्योंकि हायर में तो मर जाएगा आदमी। नहीं, मैक्सिमम लिमिट बेटा पेनल्टी की 1.5 लाख है, एमसीक्यू बेसिस पर पूछ सकता है। सिंपल सी बात है, हमारे 44 सेक्शन में है क्या, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे बनानी है वो हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया। 1.5 लाख, 1,20,000, 10 लाख, 25 लाख, व्हाट्सोएवर द कंडीशंस हैज बीन अप्लाइड। इसके बाद हम आगे बढ़े, टैक्स ऑडिट किसको करानी है? सर सबको ही करानी है, अगर 1 करोड़ से टर्नओवर बाहर हो जाए। अगर टैक्स ऑडिट 44 AD में आते हो आप, 2 करोड़ तक की लिमिट है। अगर आप 10 करोड़ वाले हो, जो नई अमेंडमेंट सी आई है, उसमें आप बोलते हो अगर आपका ग्रॉस जो पेमेंट है, ग्रॉस रिसीप्ट का 5% से कम कैश में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट भी 5% से कम और रिसीप्ट भी 5% से कम, तो आपको भी टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये सारी एप्लीकेबिलिटी टैक्स ऑडिट की 50 लाख रुपए देती अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल के केस में जो 44 ADA लेते हैं। अब हम चलते हैं सर एमसीक्यूज की तरफ। यहां पर शायद आपका एक सेक्शन मिस हो गया मेरे से, 44 AE शायद, ट्रक वाला, ठीक है, तो उसको मैं क्वेश्चंस के जरिए कराता हूं। Where the assessee does not himself carry on scientific research but makes contribution to an approved university union, अभी पढ़कर आए साइंटिफिक रिसर्च, स्टार्टिंग लेक्चर की शुरुआत में, बताओ मुझे कितना है 100%। देखो पहले इस पर 125, 150, 175 कई सारी चीजें थी,
वहां पर। तो कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन डाला हुआ था, दिसंबर 14 में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, बट अब भी ये क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं पूछेगा क्योंकि चांसेस बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए, 100% क्लेम कर लो, आप कंफ्यूजन में नहीं रहो 125 175 के। नेक्स्ट पॉइंट, डेली रेट ऑफ ऑपरेशन चार्जेबल ऑन टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर मतलब वही बिल्डिंग में 5% 10% याद है, उसमें 40% हुआ था बेटा, तोड़ दिया जाएगा कुछ टाइम बाद, 40%, खेल खत्म। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 35 DDA, सर हमें सेक्शन तो नहीं याद है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपन्स स्कीम, जैसे मैंने बताया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए 1/5 है, फैमिली प्लानिंग के लिए 1/5 है, फेवरेट है इनका, उसके लिए सिंपल मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए कितना है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे वो मैंने डाले हुए हैं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। मैंने पिट्टेल में पढ़ाया था, आपको बोला था कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू बेस का आ सकता है कि कौन कौन सी चीजें, तो याद होगा हॉस्पिटल 2 बेड्स, 100 बेड्स वाला पेशेंट वाला हॉस्पिटल, 2 बेड नहीं, 2 स्टार होटल, 100 बेड्स फॉर पेशेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, आयरन ओर, वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, सर आपको तो अच्छे से याद है, वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोई और तो नहीं है सर, लेदर की बात कर रहा है, टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर क्या मतलब है हमारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र ट्रेडर एक पार्टनरशिप फॉर्म में 80,000 दे रही कॉन्ट्रैक्टर को, चार्जेस टू एके पे नो टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स, यानी यही की कंपनी है बेटा, अपनी फॉर्म यहीं की है, रेजिडेंट होगी, फॉर द अबव सेड प्रोविजन द अमाउंट लायबल फॉर डिसअलाउंस, तो 30%, अभी पढ़ा सेक्शन 40 के हिसाब से 30%, तो 80,000 का 30% कितना है, डिसअलाउ जो होगा, इसमें अलाउड भी पूछ सकता है बेटा, तो 80 में से 24 माइनस कर लेना, 56,000 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, where the payment of an expenditure claimed as reduction by an SSC carrying on business or profession other than who's in transport business, यानी 44 AE वाला उसको छोड़कर एक्सीड 10,000 मतलब 10,000 से ज्यादा, क्योंकि ट्रक वालों के केस में 44 AE तो जस्ट नाम है, उसके केस में बेटा 35,000 है, उसके केस में कितना है 35,000 है। तो क्रॉस चेक, ड्राफ्ट, अमाउंट पे बाय चेक, अकाउंट पे ही चेक, सिर्फ अकाउंट पे ही चेक, किससे करेगा प्रूफ, अकाउंट पे ही चेक से। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड स्टाफ क्वार्टर लेट आउट द सेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, स्टाफ क्वार्टर बनवा लिए इन्होंने, रेंट रिसीव कर रहे हैं उसमें 7.5 लाख रुपए का, तो रेंट एम्प्लॉइज कहते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग है भैया, स्टाफ पड़ोस में रहेगा तो जल्दी जल्दी काम पर आएगा, तो ऐसे केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस में, अदरवाइज वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, परगुजेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, कैसे आप उनसे रेंट वसूल ले हो, अदर सोर्सेज ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा एंड कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है विमला, द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 52 लाख विच इज इंक्लूड्स प्रोसीड्स, 44 AD वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, प्रोसीड्स रिलायंस थ्रू बैंकिंग चैनल 12 लाख भैया, 12 लाख जो बैंकिंग वाला है 12 लाख, टोटल 52 लाख की हुआ है, 2 करोड़ तक की लिमिट है, टैक्स वाइट करवाना नहीं है इनको, 6% 8%, 12 लाख पर 6%, जो मैं एग्जांपल देते देते भूल गया था वही है, और 40 लाख पर 8%, तो 12 लाख पर 6% हो गया आपका 7,20,000 नहीं 72,000, और 40 लाख का 8% हो गया आपका 3,20,000, 12 लाख का 6%, बैंकिंग चैनल से लिया है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, भीम यूपीआई, पेटीएम, अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब से लिया है, तो आपका 6% लगेगा, तो 3, 20 और 70, 72, 3 92। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एमसीक्यू क्यों कराते हो आप, बड़े क्वेश्चन क्यों नहीं कराते, बड़े क्वेश्चन कराते हो जब लेक्चर थोड़ा छोटा होता है तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पर आपका एमसीक्यू से काम चल सकता है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाले विदाउट एमसीक्यू, इस टाइप के जो आपके एग्जाम में पूछे गए, बाकी मैंने डेप्रिसिएशन में कराया हुआ था। WTV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% वाज ऑफ 3 लाख, 3 लाख है ना, इकाई सैकड़ा 10 लाख, हाँ, आउट ऑफ दिस ब्लॉक एक मशीन बेच दी आपने 2 लाख की 1 जुलाई को, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी बेची हो, माइनस करेंगे। नई मशीन खरीदी 6 लाख की, जो कि 1 अगस्त को खरीदी है, मतलब 6 महीने से ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा खरीदी है, पुट टू यूज हुई है 1 सितंबर को, यहां से मतलब है 4 अक्टूबर के बाद होती तो 6 महीने का डेप लगता। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड इन द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू द एसेसी, इग्नोरिंग एडिशनल डेप, एडिशनल डेप वैसे तो आपको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब कोई न्यू प्लांट मशीनरी खरीदते हैं, बोल रहा है इग्नोर कर दो एडिशनल डेप को, तो असेसमेंट ईयर 23-24 में तो ऊपर से ब्लॉक ऑफ एसेट बनाने की कोशिश करते हैं, 3 लाख ओपनिंग WDV पिछले वाले क्वेश्चन में खूब बनाए थे पिछले लेक्चर में, ऐड करेंगे हम इसमें न्यू कौन सा आया, सर ये 6 लाख रुपए आए, तो पहले ऐड करते थे पहले लेस करते थे, कौन सा असली ब्लॉक बना रहा है, कितने हुए 9, लेस कर दो जो बिकी है मशीन, कितने हुए 2 लाख। अब वो बोल रहा भैया एडिशनल डेप की जरूरत नहीं है, अगर बोलता तो हम 6 लाख पर भी साल भर का एडिशनल डेप निकालते, हम ये मानते न्यू प्लांट मशीनरी खरीदी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने,
फर्नीचर वगैरह पे तो मिलता नहीं, बिल्डिंग वगैरह पे तो मिलता नहीं, बट न्यू प्लांट मशीनरी खरीदी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने तो एडिशनल डेप मिलेगा, बट वो मना कर रहा है, वो हमसे क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो हम फिर 7 लाख पर 15% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर 7 पर क्यों, 3 पर अलग और 2 पर अलग? नहीं नहीं भैया, 6 पर अलग नहीं बेटा, 1 सितंबर यहाँ अगर ये 4 अक्टूबर होता तो इसका आधा डेप मिलता 7.5% हमें, और 3 लाख पर पूरा, या 7 लाख पर पूरा डेप लगा लो, दैट इज 1,05,000। हो है क्या ऑप्शन में? सर सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ना हमें फर्क पड़ता है मशीन हमारी कब भी, हमें लेस कराना है, बस ब्लॉक ऑफ एसेट ये बोलता है सेक्शन 32 वाला, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें ऐसे लेना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो मशीन है वो 1 सितंबर को पुट टू यूज होगी, अगर वो नहीं होती तो दिक्कत होती। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वेयर द ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन ड्यूरिंग द ईयर। प्रोफेशन बेटा वर्ड आ गया, अभी पढ़कर आया, प्रोफेशन वर्ड आ गया। तो यहाँ पर कई बार बच्चे 100 लाख लगाए जाते हैं, यहाँ पर बेटा होगा 50 लाख से ज्यादा। कितना? 50 लाख से ज्यादा, एक्सीड से 50 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आपको कराना ही पड़ेगा टैक्स ऑडिट। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल। एक पार्टनरशिप फर्म है जो पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो वैसे तो सैलरी में चली जाती है सैलरी एडवर्ट। पार्टनरशिप के केस में अगर आप पार्टनरशिप में सैलरी लोगे या बोनस लोगे या कमीशन लोगे या कोई भी अमाउंट लोगे, तो ऐसा अप्रोप्रिएशन वो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स में जाएगा, क्योंकि आपके लिए पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट, हर्षित एक्वायर द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा वर्ड क्या है? इंटेंजिबल एसेट। वर्ड क्या है? इंटेंजिबल एसेट। भाई ने खरीदी है गुडविल एक बिजनेस की 50 करोड़ की, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट ही नहीं होती। की परचेज 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर का मतलब क्या है भैया? 180 डेज से कम। कर लो आप बैठकर 7 अक्टूबर, मैंने आपको बताया 4 अक्टूबर और उसके बाद अगर खरीदेगा तो 180 डेज से कम, यानी आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। 25 करोड़ का 25% इंटू 6/12 1/2 12.5%, ठीक है। ऐसे कर लो या 1/2 लिख लो। तो 25 करोड़ का 25% हो गया आपका 25 625 6.125 6.12 6.25 25 625 6.25 का आधा 3.125, ये करोड़ मिलेगा। इस पर मिलेगा ही नहीं ऊपर वाली पर, क्योंकि गुडविल है, गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सर, डेप्रिसिएशन ये कहां से आ गया भाई? ये गलती हो, ये रुको 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 रुको, इन्होंने डेप्रिसिएशन फिर डाल दिया। डेप्रिसिएशन हमारा बेटा कंप्लीट है पहले ही, पिछले वाले लेक्चर में, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवल एक 44A यहाँ से गलत गायब हो गया, ट्रक वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको डीपीपी में क्वेश्चन डालकर उसको सॉल्यूशन करा दूंगा, वो यहाँ पर गायब है बस। बाकी सारी चीजें आपके एज इट इज है। 1 2 3 4 5 क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? अगर पूरे लेक्चर की बात करूँ पुरानी और नई की, तो डेप और एडिशनल डेप को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। सेक्शन 35 आपका साइंटिफिक रिसर्च वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। इसके अलावा आपका सेक्शन 36 को अलावेंस डिसअलावेंस एंड 40 को 43B को पेमेंट करोगे तो अलावेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और लास्ट 44, ठीक है, इसमें आपका AB AD ADA एंड A, इस पर आपको चर्चा करनी है, और विशेष रूप से इसी पर मैंने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डाले, क्योंकि यही ज्यादा पूछता है आपके इस एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकम अंडर द हेड सैलरी के टाइम पर। जय हिंद, जय भारत, लव इट ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।